बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सेल, क्योंकि जो सेल जो है एक बेसिक यूनिट इकाई है, मूलभूत इकाई, क्योंकि सबसे पहले सेल बनता है, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सबसे छोटी इकाई है ये। तो सेल जो है एक यूनिसेलर भी होती है, मल्टी सेलर भी होती है। यूनिसेलर जहाँ पे सब एक ही सेल काम करेगी, मल्टी सेलर जहाँ पे 2-3 ऐसे कई सेल मिलकर कोई काम करती हैं तो वो मल्टी सेलर हो गए। ये यूकैरियोटिक भी होती है और प्रोकैरियोटिक भी होती है। प्रोकैरियोटिक एक अविकसित सेल होती है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित ना होने के कारण इसमें जो क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, जिससे ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाती। इसमें डीएनए ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो एक विकसित सेल होती है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्रोमेटिन बनता है और एक दूसरे में सेल डिवीजन हो पाता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो हरित लेवल, नील हरित लेवल और जीवाणु यानी बैक्टीरिया में इसी में पाया जाता है, जो सिर्फ एक ही सेल में जीते हैं और एक ही सेल में खत्म हो जाते हैं। जो सेल है ये जीवन की बेसिक यूनिट है। तो ये जो कहा था रॉबर्ट हुक ने, और जबकि हेक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य यानी वो जीवन का भौतिक आधार है, और जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो सेल है, वो रॉबर्ट हुक ने कहा था। और जीवन का भौतिक आधार वो है, वो जीव द्रव्य है, वो हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य दो तरह के होते हैं, जिस तरह ये सेल है तो ये न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। तो यहाँ जो भरा ये होता है हमारा कोशिका द्रव्य, और ये होता है यहाँ पे केंद्रक द्रव्य। तो ये दो तरह के होते हैं द्रव्य, वो जीव द्रव्य में आ जाता है। उसके बाद जो सेल्डन एंड सोवन है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जो है जो ओनियन यानी प्याज में सबसे पहले जीवित कोशिका को खोज निकाला था, और वो थी। और रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले डेड सेल, जो मरी हुई सेल की को खोज निकाला था, वो था कॉर्क टिश्यू में निकाला था। अब देखते जो हमारा जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो भी एक सेल ही होती है। और स्मॉलर सेल जो होती है वो एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु की होती है, वो इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। और जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट अगर मानव की बॉडी की बात करें तो वो होती है ब्रेन सेल, जो सबसे लार्जेस्ट होती है और लॉन्गर भी होती है। सबसे स्मॉलर सेल जो होती है वो हमारे ब्लड की होती है बॉडी में, वो होता है आरबीसी अगर मानव की बात करें तो। अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेल में, सेल में क्या क्या होता है। सेल में सबसे पहले सेल वॉल होती है जो पाई जाती है प्लांट में। जो एनिमल जो होती है जिसमें के अंदर मानव आते हैं, जीव जंतु आते हैं, तो उसमें नहीं होती है। और वो हम जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम तो उसमें अलग तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो जो सेल वॉल है जो उससे प्लांट में होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज खुद कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये जो होती है एक डेड सेल होती है, मतलब इसमें पानी की एब्सेंट होती है। ये जो है अंदर के जो भाग है प्लांट का, जो अंदर का भाग है, इसको प्रोटेक्ट करती है बाहर से। और तो ये सेलुलोज जो है ये जिसे जो हमारे पास जो इसे पचाने के लिए मानव शरीर में कोई एंजाइम नहीं होते, इसलिए ये जो है मानव शरीर में पचता नहीं है सेलुलोज। दूसरी होती है सेल वाल के पास बाद आते हैं हम कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म ये जैसे कोशिका है, ये कोशिका मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसके बीच जो द्रव्य भरा रहता है जिसमें बाकी चीजें जो तैरती रहती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब इसमें तैरती रहती हैं। तो वो होता है हमारा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और उसके बाद एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये दोनों में होती है, ये हमारे प्लांट में भी होती है और उसके बाद एनिमल्स की जो सेल उसमें भी होती है। तो ये जिस तरह ये सेल है तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ये तो ये मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर। तो ये इसकी जो खोज है वो क्रैमर ने की थी, जो आरबीसी जो हमारी सेल है, आरबीसी सेल उसमें की थी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ये सेल को ये प्रोटेक्ट करने का ये भी काम करती है।
ये जो है, और अंदर से बाहर कोई जो चीज आ रही है सेल के अंदर, उसके उस पर संतुलन बना रखती है, क्या चीज सेल के अंदर आई, क्या चीज सेल से बाहर जाएगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। दूसरी है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और अगर हम इसमें देखें जो एनिमल है उसमें, तो ये न्यूक्लियस सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। और इसमें जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए, आरएनए होता है। और इसे जो है कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव होता है जो इसके अंदर भरा रहता है। इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं जो आगे जाकर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। ये जो धागेनुमा संरचना होती है ऐसी, तो और इस पर राइबोसोम होते हैं। इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास इसके ऊपर अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो है न्यूक्लियस के अंदर बाहर जाने वाले जो तत्व हैं उन पर संतुलन करती है, पोषक तत्वों पर। ये जो है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जबकि हमने देखा था जो फॉस्फोलिपिड्स की जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये इसमें न्यूक्लियस पोर होते हैं। ये न्यूक्लियस है पे यहाँ पर ये पोर होती हैं, तो उस पोर से जो है पोषक तत्व अंदर बाहर जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है कि न्यूक्लियस के पास एक गाढ़ा सा जो भाग होता है जो सेल डिवीजन में भाग लेता है। जब सेल डिवीजन होता है सबसे पहले यही भाग लेता है। इसमें क्या प्रोटीन, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इसमें होते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेटिक में प्रोटीन बनाते हैं, तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसमें राइबोसोम होते हैं, ये इसमें से निकल के फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये चिपक जाते हैं बाहर। और तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो रेटिकुलम के पास बाहर जाकर चिपकते हैं, तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं इसमें न्यूक्लियो। अब आते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है एक धागेनुमा संरचना होती है, और जो आगे जाके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होते हैं। और जो डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होते हैं। इसकी जो न्यूक्लिक एसिड की जो सबसे पहले जो फ्रेडरिक मिशन ने इसके बारे में बताया था, जबकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था पहले। और डीएनए जो है डाई ऑक्सी राइबो, डाई यानी दो, तो इसमें 2 पेंटोस शुगर होते हैं। और ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये डबल हेलिक्स होते हैं, यानी कि इस तरह होते हैं। और इनके ऊपर जो जीन जो है वो चिपके हुए रहते हैं। वो जीन जो है कैरेक्टर ट्रांसफर करता है, यानी जो एक व्यक्ति के जो डीएनए में जो कैरेक्टर हैं वही दूसरे में जाते हैं। तो ये लक्षण है जो इनको ट्रांसफर करते हैं, डबल हेलिक्स होती हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए में, और ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। ये जो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर एक सेल बोलते हैं, इसमें इसका खुद का डीएनए होता है, इसका खुद का आरएनए होता है। ये सेल के अंदर सेल का काम करता है, और ये इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक लवक है, वो जो प्लांट सेल को ये रंग देता है, तो उसमें भी ये होते हैं, पाया जाता है डीएनए। उसके बाद देखते हैं आरएनए। आरएनए राइबोस शुगर इसको बोलते हैं, और इसमें 1 पेंटोस शुगर होता है। ये प्रोटीन सिंथेटिक यानी प्रोटीन निर्माण के काम में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स का यही बना होता है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उसके बाद ये जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है इस चिपकने से, और जहाँ पे ये प्रोटीन बनाता है। तो ये साइटोप्लाज्म में कोशिका की तरफ नहीं पाया जाता है। ये जो है ये सिंगल हेलिक्स होता है, जबकि हम इस तरह होता है। और जबकि हमने डीएनए देखा था वो डबल हेलिक्स होता था, उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता था, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजीनियस बेस अब देखते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं जो नाइट्रोजीन से जो एक जो क्षार होता है, जैसे प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, तो वो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ये जो प्यूरिन में हमारा एडिनोसाइन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में साइटिन, थाइमिन और यूरेसिलिन आता है। तो इनमें ये अंतर आता है कि डीएनए में एटीसीजी ये और ये होता है, जबकि आरएनए में ये थाइमिन की जगह यूरेसिन आ जाता है। तो आरएनए में हो जाता है एडिनोसाइन,
यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। अब देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एमआरएनए, ये जो है मैसेंजर का काम करता है, यानी संदेश भेजता है कि प्रोटीन को कहाँ पर जरूरत है। और दूसरा है आरआरएनए, ये जो प्रोटीन बनाता है, ये मैसेज लेके आता है, ये प्रोटीन बनाता है आरआरएनए। और टीआरएनए ये प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, जो बना हुआ है प्रोटीन उसको ट्रांसफर करता है। अब आते हैं क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। ये भी धागेनुमा संरचना होती है। इसकी खोज जो प्रकुंजे ने की थी। और ये जो है ये सिर्फ सेल डिवीजन होता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका में जब सेल डिवीजन होता है, बनती है, ये तभी दिखाई देती है। तब तक ये क्रोमैटिन्स के रूप में पड़ी रहती है। इसका नाम जो है वेल्डियार्ड ने दिया और खोज प्रकुंजे ने की। ये जो है डीएनए और स्टोन प्रोटीन के बनी होती है, इन दोनों के मिश्रण से ही बनती है। और ह्यूमन में ये क्या पैर के रूप में होती है, पेयर में होती है। तो ह्यूमन में 33 पेयर होते हैं, जबकि 22 तो सेम होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक एलोसोम होता है जिससे लिंग निर्धारित होता है 1 पेयर। तो लिंग निर्धारित जो पुरुष का माना जाता है, जिसमें अगर एक्स से बाया जाता है तो वो मेल हो जाता है। अब देखते हैं जीन जो बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीज की तरह एक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जो हमारा जो डीएनए है उस पर चिपके रहते हैं। तो ये इसकी खोज जो है वो जॉनसन ने की थी। ये जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसफर करता है, जेनेटिक जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज जो है एल्टमन एंड फ्लेमिंग ने की थी, जिसको पावर हाउस, सेल का एक पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि सेल का ऊर्जा घर कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन और 2 मेम्ब्रेन। इसके पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है, जिसके कारण इसे सेल विद इन सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर ये सेल की तरह ही काम करता है। और इसको इसी जो सेल में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो इसी के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखते हैं लाइसोसोम की जो खोज है डी डोबे ने की थी। ये डब्ल्यूबीसी में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे शरीर में, वो डब्ल्यूबीसी सेल जो बाहर से आए जो बैक्टीरिया जो हानिकारक चीज उसको खा जाती है, तो खाने का काम करती है। तो ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी का ये काम नहीं होता। प्लांट में भी नहीं पाया जाता, कहीं देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ये लाइसोसोम में ये इसका एक आकार निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी आकार की होती है। इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं। जब यहाँ पे इसके अंदर जो पचा जाती है, तो यहाँ से कोई बैक्टीरिया है तो ये अपने 5 तरफ फैलाएगी और इसको खा जाएगी, अंदर जाके इसको पचा जाएगी। तो ये जो है लाइसोसोम होता है। ये जो अधिकतर हमने देखा किसमें, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। और ये इसके अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं, जो इसमें आंतरिक पाचन का काम करते हैं। इसे सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अंदर की जो आती है उसको सफाई करती है। इसमें आत्मघाती भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपने आप को फोड़ देती है, अपने आप को मिटा देती है। ये इसलिए इसका परमाणु बम भी कहते हैं। ये गोल्गी बॉडी जो होती है हमारी, तो गोल्गी बॉडी के टूटने पर बनती है। गोल्गी बॉडी जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये अगर मैं मान लूं ये हो गई सेल वॉल, इसके अंदर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे हो जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पे ये ऐसे ट्यूब की तरह ये गोल्गी बॉडी बनी होती है। तो इसे ट्रैफिक और पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि अंदर जो भी यहाँ पे जो आरएनए फैला हुआ डॉट, तो इसको ये इकट्ठा करेगी, उसको पैकेजिंग करेगी उसके। तो इसके अंदर पैकेजिंग करते आरएनए, जब ये टूट जाती है तो इसमें आरएनए फैल जाता है। तो ये लाइसोसोम जो है वो इसके टूटने से बनते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम जो है जिसकी खोज जो पलाडे ने की थी। और ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और जिसमें बाहरी झिल्ली नहीं, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और इसमें पलाडे गैलेनुलस या प्रोटीन फैक्ट्री के भी कहते हैं इसमें, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल है, यानी कि हर तरह की सेल में पाया जाता है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा है हमने, उसमें तो न्यूक्लियस से 12 उसमें चिपकता है। इसमें 2 तरह का होता है, ये एक 70S जो बैक्टीरिया में होता है, और 80S जो कि मल्टी सेलुलर सेल होती है उसमें होता है। अब देखते हैं वैक्यूल यानी रिक्तिकाएं। इनकी खोज जो है एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले इसे गार्नियर ने देखा था। और ये जो है ये प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। ये रिक्तिका यानी रिक्त भरा हुआ पार्ट। तो यहाँ पे एक ये अगर प्लांट सेल देखो तो इसमें एक बड़ा होता है इस तरह।
तो ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स और जो वाटर है उसको स्टोर करता है। तो जब जरूरत पड़ती है तो इसे ये जब सेल को जरूरत पड़ती है इसको दे देता है। तो ये इसे पॉकेट ऑफ सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये पॉकेट की तरह काम करता है। इसमें हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इससे ले लेते हैं। तो ये सेल के लिए एक पॉकेट ऑफ सेल का काम करता है। गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, जबकि प्लांट में इसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दोनों को मिलाकर इनकी पैकेजिंग करती है, जो हमने देखा था अभी। अच्छा, टाइपोप्लिस कहते हैं कि ये जो बाहर जो सेल के अंदर जो बाहर जो राइबोसोम फैला होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड फैला होता है, उन्हें इकट्ठा करते हैं, उसकी पैकेजिंग करती है, फिर ये सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब देखते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज जो तो हम देखें सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या होता है, इसकी खोज टी वॉबरी ने की थी और ये सेल को आकार देने का काम करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है इस तरह, ये सेल है, ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाती हैं और यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बनाती हैं, और ये सेल को आकार देती हैं। सेल कितनी बड़ी होगी, तो ये सेंट्रोसोम है। ये सब जो है पानी पिया, ये सब जंतु कोशिका में पाया जाए। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रदायक जालिका भी बोलते हैं हिंदी में। इसका नाम जो दिया था वो पोर्टर ने दिया था, जबकि सबसे पहले इसे गार्नियर ने देखा था। और जो ये एक झिल्लियों का एक समूह के रूप में रहता है। ये दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। ये इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वही प्रोटीन बनाते हैं। ये न्यूक्लियस के पास में होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके पास होती है। ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ये लिपिड्स और स्टेरॉइड का निर्माण करते हैं। इसमें राइबोसोम नहीं होता है। ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके पास होती है, कम स्थायी होती है। तो ये इस तरह होती है, ये सेल है और इसकी सेल की मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो ये इस तरह यहाँ पे इस तरह ऐसी जाली के रूप में होती है। जाली के रूप में यहाँ से जो राइबोसोम आता है इस पर चिपक जाता है यहाँ पे, तो ये यहीं पे चिपक जाता है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्या, रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन बनता है। जबकि यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है वहाँ पे स्मूथ ER होते हैं, वहाँ पर राइबोसोम नहीं जाते, वहाँ पे स्पीड ऑफ लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनते हैं। अब देखते हैं प्लास्टिड्स यानी लवक। जिसकी खोज जो है वो हैकल ने की थी। ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्योंकि ये प्लांट को कलर देने का काम करता है। इसमें देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट 3 तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन रंग प्रदान करता है, ये पत्ते फल में होता है, इसे हरित लवक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये जो है पारदर्शी या वाइट कलर देता है, जो रूट में या फ्लावर में होता है। और दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये ग्रीन और वाइट इन दोनों को छोड़कर जितने कलर होता है उन सबको देता है ये। तो ये हमने देखा। उसके बाद देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है जब प्रेजेंट सेल है उसका डॉटर सेल में टूटना, यानी प्रेजेंट सेल से कोई नई सेल बनना टूटकर, तो उसे कहते हैं सेल डिवीजन। इसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है। इसमें ये 3 तरह की होती है, मिटोसिस आसूत्री, मिटोसिस समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री। तो असूत्री में क्या है, इसमें जो कोई विभाजन नहीं होता। अगर जैसे ये बैक्टीरियम होती है, ये एक ही सेल है तो एक ही सेल में ही ये खत्म हो जाती है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। और दूसरा होता है मिटोसिस समसूत्री। इसमें क्या है, इसमें विभाजन होता है और इसमें गुणसूत्र क्या है, समान होते हैं। जितने पेरेंट सेल में गुणसूत्र उतने जो डॉटर सेल में उनमें गुणसूत्र होंगे। इसकी खोज जो है वो फ्लेमिंग ने की थी, तो समसूत्री ने। इसमें डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या समान होती है और डॉटर सेल भी समान होती है, 1 से 1 बनेगी। और यहाँ से मियोसिस अर्धसूत्री, इसकी खोज जो है हार्टविंग ने की थी। और इसमें जो डॉटर सेल डबल हो जाती है, एक सेल 2 सेल बना देगी, लेकिन गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसमें 2 थे गुणसूत्र तो इसमें एक हो जाएंगे, इस तरह ये हो जाती है। अब घाव भरने में जो होता है वो मिटोसिस जो फेज है सबसे काम आती है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले
प्रोफेज चलती है वो सबसे लंबा समय लेती है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज और फिर साइकोकाइनेसिस ये सबसे कम समय लेती है। तो ये मिटोसिस की फेज होती है। फिर इन फेजों में ये कोशिका विभाजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। और म्यूसिस में अगर हम इनको डबल कर दें तो लास्ट में ये साइकोनेसिस है उसको डिक्टिनिस कहते हैं। जैसे पहले प्रोफेस आएगा, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, साइटोसिस, फिर प्रोफेस आएगा, फिर मेटाफेस आएगा, फिर एनाफेस आएगा, फिर टेलोफेस आएगा और फिर हमारा डिक्नेसिस आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा कोशिका विभाजन होता है। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो प्लांट सेल जो है इसका साइज बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल जो जंतु कोशिका उसका साइज छोटा होता है। ये इस तरह रेक्टेंगल आकार की होती है प्लांट सेल, जबकि जो हमारी एनिमल सेल है ये सर्कुलर आकार की होती है। इसका आकार निश्चित होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जंतु कोशिका वो सर्कुलर भी हो सकती है, बाई सर्कुलर भी हो सकती है। ये किसी जैसे WBC का कोई आकार नहीं होता है, ये इस तरह किसी तरह फैल जाती है। तो अब इसमें सेल वाल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है। इसमें बाहरी आवरण जो होता है वो सेल वाल होती है, जबकि इसमें बाहरी आवरण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा प्लांट सेल उसमें जो सेल वाल के बाद आती है, अंदर वाली को झिल्ली कहलाती है। और उसमें न्यूक्लियस केंद्रक का आकार जो होता है जो बड़ा होता है, इसमें केंद्रक का आकार इसकी तुलना में छोटा होता है। जिसमें इसमें वैक्यूल जो रिक्तिकाएं इसमें बड़ी होती हैं और इसमें जो रिक्तिकाएं जो जंतु कोशिका इसमें जो रिक्तिका वैक्यूल जो होते हैं वो छोटी होती हैं। जो केंद्रक इसमें जो प्लांट सेल में उसमें केंद्रक पेरिफेरल होता है, यानी किनारों पे होता है। ये सेल है, यहाँ ये वैक्यूल्स है और यहाँ पे किनारे पे केंद्रक बना होगा। जबकि यहाँ पे जो जंतु कोशिका उसमें केंद्रक जो बिल्कुल सेंटर में होता है। जो प्लास्टिड इसमें प्लास्टिड यानी लवक पाए जाते हैं, जब जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। प्लास्टिक जो जंतु को प्लांट सेल को रंग देती है। लाइसोसोम इसमें कभी कभी देखने को पाया जाता है, जबकि लाइसोसोम इसमें हमेशा पाया जाता है हमारी जंतु कोशिकाओं में। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो पर्णहरित है वो होता है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में नहीं होता। अब ये जो है स्टोर करती हैं, संग्रहित करती हैं, उसे स्टार्च बोलते हैं। प्लांट सेल में जो फूड स्टोर होता है संग्रहित जो होता है उसे स्टार्च के रूप में होता है। और जबकि ग्लाइकोजन जबकि एनिमल में जो ग्लाइकोजन के रूप में जो संग्रहित खाना स्टोर करेगा, खाना को स्टोर करना तो प्लांट जो है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा, और जबकि एनिमल सेल उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेंगे। इसमें गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम्स कहते हैं, जबकि इसमें जो हमारा जंतु कोशिका है उसमें गोल्जी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। जो हमारा प्लांट सेल है ये स्वपोषी होते हैं, और जो हमारा जंतु कोशिका है वो परपोषी होते हैं। इनके लिए हमें पोषण देना पड़ता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि प्लांट सेल इसमें प्रोटीन, विटामिन, ऑर्गेनिक मटेरियल खुद बनाते हैं। और जब इसमें ये हमारा जो जंतु कोशिका है ये कुछ तो खुद बनाते हैं, जबकि कुछ इनको बाहर से देना पड़ता है। सेल डिवीजन इस तरह होता है। ये हमारी कोई पेरेंट सेल है, ये बीच में से टूट जाती है तो ये दो इस तरह इस डिवीजन हो जाता है, ये डॉटर सेल बन जाते हैं इसके। अब देखते हैं हम सेल को। तो ये इस तरह सेल होती है, ये हमारी सेल है। सेल के अंदर ये सेल हो गई सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें माइक्रोबियल्स होते हैं, यहाँ से हमारा पोषण मोशन जाता है। और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये पोर हैं। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से हमारा जो राइबोसोम आता है उस पर आके चिपक जाते हैं। यहाँ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, यहाँ पे स्मूथ रेटिकुलम हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लाइसोसोम है, ये घूम रहा है अंदर। यहाँ पे जो कोई भी जो खराब चीज आती है तो उसको खा जाता है, ये सेल के अंदर ही है। जबकि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो WBC वो एक लाइसोसोम की तरह काम करता है। ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम है यहाँ पे जो इसको आकार देने का काम करता है। ये ट्यूब की तरह एक रहता है। और यहाँ पे हमारा ये जो पूरा भरा हुआ है ये सब इसमें जो तैर रहे हैं वो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया है। ये हमारा तो हमने देखा था ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा स्मूथ रेटिकुलम, क्योंकि ये जो होता है जो सेल के बगल में होता है। और
इसके बाद ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे पावर हाउस बोलते हैं हम। तो ये इस तरह की हमारे पास सेल होती है, गोल्जी बॉडी होती है। तो ये हमने सेल देखा। अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम। देखते हैं हम एनिमल किंगडम। तो जो एनिमल किंगडम है वह वो कार्लिनियस को इसके फादर कहा जाता है, और इसको जिसके बारे में पढ़ना जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कार्लिनियस ने दिया था, और इसमें इन्होंने एक प्लांट और दूसरे में एनिमल में रखा था। उसके बाद आया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो है, इसमें प्लांट और एनिमल तो था, इसमें एक और जोड़ दिया था, प्रोटिस्टा, जो हैकल ने दिया था। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो RH बिटेकर ने दिया था, जिसको हम मानते हैं। इन्होंने प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, इसके साथ मोनेरा और फंगी को और जोड़ दिया था। मोनेरा में जो सभी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा जाता है। अब देखते हैं जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को हम प्रोटोजोआ फाइलम में रखते हैं, और जो मल्टीसेलुलर है उनको हम मेटाजोआ फाइलम में रखते हैं। अब हम प्रोटोजोआ देखते हैं। प्रोटोजोआ का जो नाम दिया था वो दिया था गोल्डफस ने, और इसमें यूनिसेलुलर जो है को रखा जाता है। इसमें कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं बनता है, ये एक कोश में ही रहते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहता है, और ये जो है जीव फ्री रह सकते हैं और परजीवी भी रह सकते हैं, किसी पे आश्रित रह सकते हैं या फ्री भी रह सकते हैं। दूसरा, ये अधिकतर वाटर में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं देखूं तो अमीबा और युगलीना। उसके बाद प्लाज्मोडियम, पैरामोसियम, वचरीना, वर्मकिस फाई, ये जो है हमारे प्रोटोजोआ में रहते हैं। अब देखते हैं पोरीफेरा जो हमारा फाइलम है, उसमें स्पंज के आकार के जो ये रहते हैं, जैसे कि ये हमारा जैसा जो ये पानी को सोख लेते हैं, इसमें बहुत सारे पोर रहते हैं, तो ये सोख लेते हैं। और ये इनकी जो शेप जो है वो इर्रेगुलर होती है, कोई शेप किसी भी आकार की हो सकती है, शेप जो है इर्रेगुलर होती है। इसमें पोर रहते हैं, स्पंज आकार के, इनको दबाएंगे तो यहाँ से इनका जो अंदर जो सोखा हुई चीज़ है वो बाहर निकल जाती है। तो शेप इर्रेगुलर की हुई एग्जाम्पल देखेंगे तो साइकॉन, बाथ्स, स्पंचलस, स्पंगीला, हाइलोनेमा। अब देखते हैं निडेरिया, लिखा जाता है सी से, पढ़ा जाता है एन से। निडेरिया ये होते हैं, जलीय होती है। कार्निवोरस जो है, इनका कार्निवोरस के रूप में ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ब्लड और हार्ट में होता नहीं है। ब्लड की जगह यहाँ पे एक लिम्फ जो होता है वो ब्लड का काम करता है। सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। और जैसे कि हमारा हाइड्रा हो गया, जिसकी खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। पोस्पिटा, ओवेलिया और कोरल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं दूसरा फाइल हमारा, वो है टीनोफेरा, लिखा जाता है सी से, पढ़ा जाता है टी से, टीनोफेरा। ये होते हैं समुद्री होते हैं, इनके बॉडी के आर पार हम देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शी होते हैं, जैसे कि जेलीफिश। अब देखते हैं प्लाटेहेल्मिन्थीज, इनमें जो है आहार नलिका नहीं होती है। ये जो होते हैं परजीवी होते हैं, और ये द्विलिंगिक होते हैं। जैसे कि एक ये जीव है तो यहाँ इसका मेल लिंग होगा और यहाँ पे फीमेल, तो ये आपस एक ही जीव काफी होता है प्रोडक्शन करने के लिए, दूसरा जीव बनाने के लिए। तो इसमें मेल और मादा लिंग दोनों एक साथ होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जैसे कि टीनिया, अगर ये मानव शरीर में चले जाएं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत है, उसको इफेक्ट करते हैं। फासियोला, ये जो है लीवर को डैमेज कर देते हैं। और ये प्लानारिया, ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं नेमाटोडा। नेमाटोडा फाइलम में गोल कृमि रखे जाते हैं, जो गोल कीड़े होते हैं उनको रखते हैं। ये जो जैसे ये फ्री भी रह सकते हैं, परजीवी रह सकते हैं। इसमें मादा नर जो है वो अलग अलग रहते हैं। एग्जाम्पल के हम देखें तो एस्कारियोस जो होते हैं, इनके कारण खुजली खांस होती है। दूसरी एस्प्रीजेलस और फ्यूमिगेटस
टेस, तो इसके कारण जो अस्थमा होती है। एनेलिडा जो है ये लैंगिक जनन करते हैं। इसकी जो बॉडी है वो खंड में होती है, जैसे केंचुआ की बॉडी इस तरह खंड में होती है और ये लैंगिक जनन करते हैं। और दूसरा है मोलस्का, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है और ये जो है इसमें सॉफ्ट बॉडी के जो जीव रहते हैं, सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, तो ये अपने बचाव के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो सिक्रीट करते हैं, कोई इनको पकड़े कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं अपनी बॉडी से। और ये हेट्रोफिक जो न्यूट्रिशन के रूप में हेट्रोफिस लेते हैं ये, और ये जो होते हैं जलीय होते हैं, श्वसन जो है वो गिल्स से लेते हैं। एग्जाम्पल पे हम देखें तो ऑक्टोपस हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, लैंड स्नेल हो गया और पियल ऑस्टर हो गया। अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है और इसमें बॉडी, इसमें भी बॉडी के खंड में रहते हैं और इनके 3 पैर में लेग होते हैं। तो इस तरह बॉडी खंड में और 3 पैर में लेग होंगे, यानी 6 लेग हो गए 3 पैर में, और ये कहीं भी रह सकते हैं। और इसमें जो सभी फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं, जो उड़ने वाले कीट होते हैं, इसमें रखे जाते हैं, जैसे कि हमारा बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया और झींगा हो गया, हमारा क्रेप्स हो गया, केकड़े, तो ये इसमें रखे जाते हैं। दूसरा है हमारा, फिर आता है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा, इस पे जो है बॉडी पर कांटे होते हैं, ये समुद्री होते हैं। एग्जाम्पल में स्टारफिश, सी कोकुम्बर, सी लिली, सी ऑर्चिन, तो इनके सही पे कांटे होते हैं। और दूसरा कोर्डेटा में कशेर की दंड, रीढ़ की हड्डी जो है वो होती है। तो इसके अलावा हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं अभी ऊपर, उनमें से किसी में भी कशेर की दंड या रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो उन सबको हम अगर इनको अलग कर दें तो ये कोर्डेटा हो गया, बाकी सब फाइलम जो हो गया वो नॉन कोर्डेटा कहलाते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसमें नोकोटोड होते हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ 26 हड्डियां मिलकर रहती हैं। तो ये इस तरह इसमें 26 हड्डियां मिलकर रहती हैं। तो एग्जाम्पल में मैं इसके देखूं तो एग्जाम्पल छोड़ो, अब देखते हैं फिश। तो एग्जाम्पल में हम इसके अंदर हम देखते थे फिश फाइलम इसके अंदर आ जाता है। तो इस कोर्डेटा के अंदर ही आ जाता है हमारा फिश जो फाइलम है। तो उसमें जो हमारी फिश रहती हैं वो गिल से सांस लेती हैं, ये सिंगल बॉडी होती हैं और सिंगल बॉडी सर्कुलेशन होता है इसमें। और जिनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, जैसे कि शार्क फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया और सी हॉर्स हो गया। और उसके बाद कैम्बूसिया, मुस्कोटियो फिश और स्टोन फिश। उसके बाद देखते हैं एम्फीबियंस यानी उभयचर। इसमें ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये श्वसन अगर वाटर में तो स्किन से लेते हैं और धरती पे हैं तो ये लंग से सांस लेते हैं। इनका हार्ट जो वो 3 चैम्बर होता है, एग्जाम्पल फॉग और हाइला। जो सरीसृप यानी रेप्टाइल जो होते हैं ये लंग से सांस लेते हैं, जो रेंगते हैं। और उसमें ये कूलेड ब्लड होता है, एक होता है कूलेड ब्लड, एक होता है हॉट ब्लड। कूलेड ब्लड यानी जो वातावरण के हिसाब से जो अपने शरीर का तापमान चेंज कर लेते हैं। हॉट ब्लड जो रहता है वो अपना उसका शरीर का तापमान निश्चित रहता है, वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं होता। ये 3 चैम्बर होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं तो ये लिजार्ड हो गया, स्नेक्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और तो फ्लाइंग लिजार्ड हो गया। तो ये जो है ये रेंगते हैं सरीसृप। एप्स में हम बर्ड्स को रखते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लड होते हैं, वार्म ब्लड, इनके बॉडी का टेम्परेचर निश्चित रहता है। उसके बाद ये इसमें एक फ्लाइंग बोन होती है जिसे हम कहते हैं पेनीमेटिक बोन्स। ये बोन जो अंदर से खोखली होती है, जिस कारण जो इनका वजन कम होता है पक्षियों का, वो उड़ पाते हैं। पेनीमेटिक बोन्स होती है। और ये इनका जो चैम्बर होता है वो 4 चैम्बर होता है मेमल्स की तरह। और इनमें ये लंग्स से सांस लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये जो है ऑस्ट्रिच, कीवी और हमनबर्ड, तो ये हमनबर्ड जो है ये दोनों तरफ देखकर उड़ सकती है, आगे पीछे। और बाकी सब उड़ने वाले पक्षी रखे जाते हैं। ऑस्ट्रिच जो है, कीवी है, और ये उड़ नहीं सकते लेकिन पक्षी में रखे जाते हैं। पक्षी वाले इनमें वो हैं।
अब देखते हैं मेमल्स स्तनधारी भी इसी में रखे जाते हैं हमारे कोर डेटा में, क्योंकि इसके पास कशेरुकी दंड रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, वार्म ब्लड होते हैं, वार्म ब्लड यानी कि निश्चित रहेगा तापमान शरीर का। लंग से सांस लेते हैं। बॉडी पर हेयर होते हैं, बॉडी पर बाल होते हैं। एग्जाम्पल के देखें तो ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारा डॉल्फिन हो गई, ये भी मेमल्स में रखे जाते हैं। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी इसमें रखी जाती है मेमल्स में, क्योंकि इसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। का व्हेल्स फिश भी है जो इसी में रखी जाती है मेमल्स में। इसके बाद हम जूलॉजी में देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव की संरचना। तो इसमें हम इसके ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, अंग तंत्र पढ़ेंगे। इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो शरीर में सर्कुलेट करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, हमारे जो पोषण तत्व उसको हमारे एक एक कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हम ब्लड देखेंगे, हार्ट देखेंगे, ब्लड वेसल्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हमें शरीर के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, तो जिसमें हमारा लंग्स आएगा। उसके बाद देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम जो हमारे बेस्ट जो खराब पदार्थ शरीर के अंदर होता है उसे हम बाहर निकालते हैं, जैसे किडनी हो गया हमारा। तो उसके बाद हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाते हैं उसे हम पचाते हैं, उसमें जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसे लेते हैं, जो खराब पदार्थ उसे बाहर निकाल देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम पचाते हैं, तो मुंह से लेकर एनस तक की जो हमारी जनरली रहेगी उसको हम देखेंगे। स्केलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डी क्या काम रहता है उसका, तो ये हम इसके अंदर बोन्स देखेंगे। फिर देखेंगे हम मसल्स सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी सिस्टम, इसमें हम मांसपेशियों को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस तंत्रिका तंत्र, इसमें हम ब्रेन को देखेंगे। और इसके बाद हमारा आएगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ब्लड ग्रुप, ब्लड वेसल्स और हार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड को देखेंगे। जो ब्लड है उसके कंपोनेंट, उस ब्लड में होता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जो उसके कंपोनेंट है, प्लाज्मा उसका लिक्विड कंपोनेंट होता है और ये इसकी सॉलिड होती है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, तो इनका जो रेशियो है, डब्ल्यूबीसी अगर 1 है तो प्लेटलेट्स जो हैं जैसे बिम्बाब, तो प्लेटलेट्स 40 होंगी और आरबीसी 600 होंगी। तो ये इनका रेशियो हो जाता है कि ब्लड में कितनी होंगी। अब देखते हैं ब्लड। ब्लड जो है वो इसके बारे में पढ़ना कहलाता है हेमेटोलॉजी। और हीमोसाइटोमीटर से हम ब्लड को नापते हैं। ये जो होता है बेसिक और एल्काइन तरीका हो, एल्काइन का इसकी नेचर होता है, नेचर इसका बेसिक और एल्काइन होता है। ये जल में घुलनशील होता है। बेसिक का ये इसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा तो ये 7.4 इसका पीएच मान होता है। अब अगर बेड का देखें तो जो मैन है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। अब जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसके कारण ब्लड का जो रंग है वो रेड होता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो हर 100 ml जो ब्लड है उसमें मेल में देखें 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और फीमेल में 10 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और ब्लड का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। तो इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। अब देखते हैं कंपाउंड। सॉलिड में हम देखते तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है ये सॉलिड कंपाउंड होती है। पूरा ब्लड है, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ गई। उसके बाद एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। तो ये सब ये मिलकर एक ब्लड बनाते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है, जो एबीओ जो ग्रुप है, उसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर, इनको फादर माना जाता है ब्लड ग्रुप के बारे में। अब देखते हैं हम ब्लड में प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो लाइट येलो रंग का होता है और जो येलो रंग जो आता है वो लीवर 2 पिगमेंट निकालता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन के कारण जो लाइट येलो रंग मिलता है प्लाज्मा को, और जो बिलीवर्डिन है उसके कारण हरा रंग मिलता है, वो पित्तरस को मिलता है। अब देखते हैं कंपोनेंट इसमें प्लाज्मा में क्या होता है। 90% तो इसमें पानी होता है, प्रोटीन 8 से 9% होता है और ग्लूकोज, साल्ट और मिनरल कुछ परसेंट में होता है बाकी में। उसमें प्रोटीन जो होते हैं वो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजल,
ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन होते हैं। तो अगर इनमें से मैं फाइब्रिनोजन को हटा दूं, जो एक मुख्य पिगमेंट है, जो मुख्य प्रोटीन है जो ब्लड का थक्का बनाने में काम आता है, तो वो बाकी जो बना है वो सेरम कहलाएगा। अब देखते हैं वर्क। तो ये जो प्लाज्मा है वो जो ग्लूकोज को है ट्रांसफर करता है, यानी ये ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आएगा, पूरे शरीर के टिश्यू और जो ये ब्लड जाएगा पूरे हर जगह ऐसा फैल जाएगा, और जो हमारा सेल है टिश्यू उनको ग्लूकोज ट्रांसफर करेगा, और ग्लूकोज से क्या मिलेगी, ऊर्जा बनेगी, तो वो हमारी सेल जो है वो काम करेगी। और दूसरा आता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब ये ब्लड सब में फैलता रहता है इस तरह से, तो ये जो है शरीर की जो ब्लड जो टेम्परेचर उसको नियंत्रित करता है। जैसे हम किसी चीज़ के वो पानी को फैलाते हैं तो वो चीज़ ठंडी से बनी रहती है, यानी जो एक तापमान, एक निश्चित तापमान बन जाता है। ठीक उसी तरह जो ब्लड है बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी का पीएच मान को मेंटेन करता है, और बॉडी का थक्का बनाना उसका भी काम रहता है, क्योंकि इसके अंदर रहता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो ब्लड का थक्का बनाता है। ब्लड का थक्का जब बनता है, जब कोई चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलता है। अगर ब्लड थक्का नहीं बनेगा तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और कुछ तो तब जाकर वहाँ तक जम जाते हैं, तो वहाँ से ब्लड पर नहीं निकलता है। अब देखते हैं आरबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये छोटी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल है ब्लड के अंदर, और इसकी खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये बोन मैरो में ये बनती है। अब एक मैच्योर आरबीसी में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस को इसका ब्रेन कहते हैं आरबीसी को। लेकिन जो कैमल यानी जो हमारा ऊंट होता है और लावा, इनमें जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसमें जो हमारा न्यूक्लियस जो पाया जाता है। ये जो इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा में, और कुछ यकृत में भी होती है, और प्लीहा में ये दोबारा बन जाती है, पुनः जनरेट हो जाती है। और इनका जीवन काल 120 दिन रहता है, यानी कोई अगर आरबीसी बनी तो वो 120 दिन चलेगी, उसके बाद मर जाएगी, वो प्लीहा में चली जाएगी, फिर दोबारा से वहां से रीजनरेट होकर फिर हम वापस मिल जाएगी। और ये होती है राउंड या बाइकोनिक साइड की, या राउंड की हुई है या बाइकोनिक साइड की ये होती है। इसका शेप रहता है आरबीसी का। मेल में 4.5 से 5.5 और फीमेल में 4 से 4.5 जो है प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में ये आरबीसी होना चाहिए। अब देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन ये O2 को ले जाती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके, और वहाँ से CO2 को लेके आती है। तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करती है, और जिसमें हीमोग्लोबिन एक मेन पिगमेंट होता है। अब देखते हैं डिजीज। तो अगर इसकी कमी हो जाए आरबीसी की तो एनीमिया हो जाता है, और पॉलीसाइथेमिया तब होता है जब आरबीसी ज्यादा हो जाती है। साइकिल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें आरबीसी का जो शेप है वो इस तरह होगा, आधे चांद के आकार का हो जाता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी खोज जो है एंडल एंड एडिसन ने की थी। इसको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इसमें प्रति 8 से 10,000 प्रति 100 ml HB में ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ये सबसे कम पाई जाने वाली है ब्लड में। और इसमें बोन मैरो बनते हैं, क्योंकि ब्लड ही बोन मैरो बनता है। इसका ये 2 से 6 दिन इनका जीवन काल होता है, और ये ब्लड में ही मर जाती है, और ब्लड के अंदर ये पुनः जनरेट भी होती है। ये इरेगुलर शेप की होती है, इनका कोई शेप नहीं होता है, किसी भी कोई भी आकार ले लेती है। ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं, यानी भक्षण करने की प्रक्रिया करती हैं। ये डब्ल्यूबीसी है, और यहाँ से कोई अगर बैक्टीरिया आएगा तो ये अपने स्तर पर इसको खा जाएंगी, और तो ये भक्षण करने की प्रक्रिया करती हैं। तो ये भक्षण करने की प्रक्रिया के लिए हमें इम्यूनिटी भी देने का काम करती हैं। अब टाइप देखें तो ये हो जाएगा हमारा, एक होते हैं इसमें कणिका में, जिसे हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट कणिका में होती है। तो कणिका में देखें तो हम कणिका में हमें बेसोफिल ये सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। दूसरा न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। और एसिनोफिल ये होती है हमने ग्लूकोसाइड ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में हमें। कणिका में हमें मोनोसाइट्स सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती हैं, और लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं, बीओटी प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी। अब देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल जो है जो एलर्जी को कम करने का काम करती है। जब एलर्जी होती है तो ये हिस्टामिन केमिकल निकालती हैं, सिक्रेट करते हैं, जिससे एलर्जी कम हो जाती है। इसके साथ कुछ मात्रा में एसिनोफिल भी ये काम करती है।
ये बॉडी के अंदर जो ब्लड का थक्का है उसे नहीं बनने देती हैं। किसके कारण? हेफेरिन प्रोटीन के कारण। हेफेरिन प्रोटीन के कारण ब्लड का थक्का नहीं बनने देती है बेसोफिल, और कुछ हेफेरिन प्रोटीन जो वो लीवर भी बनाता है। अब देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है, और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलकर फाइकोसाइट्स यानी भक्षण की प्रक्रिया को करती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खाती हैं। एसिनोफिल, एसिनोफिल तो हमने देखा एलर्जी को कम करते हैं। दूसरा ये वायरस के टाइम जो एक्टिवेट हो रहती हैं, वायरस जो डिजीज रहती है उसका उसके टाइम एक्टिवेट रहती है। दूसरा हम देखते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एक फ्यूचर इम्यूनिटी देती है, यानी अगर कोई बैक्टीरिया आ गया हमारे शरीर में तो उसे पहचानेंगे किस टाइप का बैक्टीरिया, और भविष्य में दोबारा हमारी बॉडी में आए तो हम इसके खिलाफ तैयार रहें। कोई नया बैक्टीरिया आता है तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाकर रखती हैं। तो एंटीबॉडी ये पहले से बनाकर रखती हैं, अगर फिर वो बैक्टीरिया दोबारा आता है तो उस पर ये अटैक कर देते हैं और उसे खत्म कर देती हैं। तो ये रहती है फ्यूचर इम्यूनिटी, जिससे वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन बनाकर रखती हैं एंटीबॉडी के रूप में। अब देखते हैं डिजीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कारण क्या क्या बीमारी होती है? एक होता है ल्यूकेमिया, जब ये ज्यादा हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है, और जब ये कम हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया, जब इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। एचआईवी के टाइम जो टी लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी वो कम हो जाती है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा, बोन मैरो में होगा क्योंकि ये ब्लड भी बोन मैरो में बनता है। इसे थायरोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। ये ब्लड में ही मरती हैं और ब्लड में ही पुनः जनरेट भी हो जाती हैं, दोबारा बन जाती हैं ब्लड में। और इनका फंक्शन जो होता है ब्लड क्लोटिंग कराना होता है, यानी ब्लड का थक्का बनाना होता है। तो इसमें ये क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं? इसमें कैल्शियम रहता है जो कि हमें ब्लड से मिलता है, विटामिन रहता है जो हमें लीवर से मिलता है, और क्लोटिंग के लिए जो जरूरी प्रोटीन होते हैं जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, और अधिकतर जो सबसे मेन है वो फाइब्रोनोजल। तो ये प्रोटीन मिलकर जो ब्लड का क्लोटिंग करती हैं। अब इसके कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं? जब प्लेटलेट्स हमारे पास कम हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, और जब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर ही ब्लड प्लेटिंग हो जाती है, ब्लड का थक्का बनने लगता है, जिसे हम थ्रोम्बोब्लास्टिट कहते हैं। अब देखते हैं इसके कारण और एक और डिजीज होते हैं हीमोफीलिया, ये रॉयल डिजीज है जिसमें ब्लड ये कम हो जाती है हमारी, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। और डेंगू मलेरिया के टाइम जो भी हमारी प्लेटलेट्स क्या है कम हो जाती है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जो फादर हैं वो कार्ल लैंड स्टीनर है, 1900 में इन्होंने खोज की थी, और इसने 55 से ज़्यादा सिस्टम बता दें, लेकिन हम एबीओ पढ़ेंगे इसमें। तो जो इसमें दो चीज़ होती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमने देखा था अभी कि ये किसी जो कोई एक अलग सा जो फॉरेन पार्टिकल है उस पर ये एंटीबॉडी का अगर अटैक करते हैं उसे खत्म करते हैं, इस तरह का ये काम करते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं ये ब्लड के साथ जुड़े रहते हैं और उसके हिसाब से एंटीबॉडी रहती है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर बना होता है, और ये उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, और लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं लगभग। और अब देखिए, अब ये आरबीसी है। आरबीसी पे जिस प्रकार का ये एंटीजन चिपका रहता है उसी के हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, और इसके हिसाब से ही हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी होना चाहिए। तो अगर जो एंटीजन है हम शरीर को वही एंटीजन दे सकते हैं, और जो मतलब जो शरीर जो एंटीबॉडी और एंटीजन पहचानता है हमसे वो ही दे सकते हैं, उससे अलग नहीं दे सकते, या तो फिर हम उसको दें ही ना वो चीज़। अगर वो नहीं पहचानता, जो चीज़ को पहचानता है वो ही दे सकते हैं, नहीं तो ब्लड खराब हो जाता है, कोई एंटीबॉडी एंटीजन पर फिर अटैक कर देती है। अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए भी है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। तो ये लगभग एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ये ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं है, जीरो, इसमें से जीरो बोलते हैं, तो ये ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर भी कार्ल लैंडस्टीन ने बताया था। जो आर एस रेसस नाम का जो मंकी था इस पर खोज किया था। इसमें पता चला था कि एक अलग अलग जो एक ही एंटीजन पे एक अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जिससे हम प्लस और माइनस कह देते हैं। तो ये जो होता है आर एच फैक्टर, एक देखा था किसी की आरबीसी पे जो इस तरह के कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे उसे कह दिया था आर एच
प्लस और जिस पे नहीं होते उसे कह दिया था RH माइनस। तो RH प्लस और RH माइनस जो एंटीजन को RH प्लस RH माइनस एंटीजन वही दिए जा सकते हैं जो पहले से बॉडी में मौजूद हो। अगर RH प्लस वाले को मैं RH प्लस वाला ही दूंगा, RH माइनस वाला एंटीजन वो ब्लड नहीं दे सकता। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। अगर RH प्लस वाला कोई है तो वो डोनेट RH प्लस वाले को कर सकता है, लेकिन रिसीव RH प्लस वाले से भी कर सकते हैं और RH माइनस वाले से, क्योंकि मैंने कहा था जो बॉडी में जो है हम वो ही दे सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं दे सकते। या तो हम उसको दें, तो या तो हम उसको ये जीन दे ही दें जो उस पर RBC पे लगे थे, या फिर उसको ना ही दें। तो रिसीव तो ले सकता है लेकिन देगा सिर्फ RH प्लस माइनस वाले को देगा, तो वो जो जीन जो है वो RH प्लस वाले को पहचानता ही नहीं, तो उस पर अटैक कर देगा। अब देखते हैं RH माइनस वाला। तो ये दे तो सबको सकता है क्योंकि इस पास है नहीं, तो RH प्लस वाले को भी दे सकता है, RH माइनस वाले को, लेकिन लेगा तो सिर्फ RH माइनस वाले से ही लेगा, क्योंकि वो सब जीन को पहचानता ही नहीं जो उस पर लगे हुए होते हैं। अब देखते हैं हम ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप मेरा A है तो इसमें एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी ये होगी। तो अब मैं जो डोनेट जो किस किस को कर सकता हूँ, डोनेट मैं ब्लड ग्रुप A वाले को तो कर ही सकता हूँ क्योंकि ये मेरा ब्लड ग्रुप है, और AB वाले को भी कर सकता हूँ क्योंकि AB बारे में जो AB ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें वो एंटीजन A होगा और B होगा। तो A होगा और B होगा, तो A एंटीजन को वो पहचानता है, बॉडी A एंटीजन को पहचानती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, तो AB को दे सकता है। लेकिन जो एक्सेप्ट करूंगा तो वो सब A से करूंगा, ब्लड ग्रुप A से करूंगा, या जो O से करूंगा क्योंकि O में कोई एंटीजन है ही नहीं। या तो हम एंटीजन वही देंगे जिसे शरीर पहचानता है, या फिर हम एंटीजन देंगे ही नहीं। अब अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी A होगी। तो अगर डोनेट की बात करें तो मैं B वाले को तो दे ही सकता हूँ और AB वाले को दे सकता हूँ क्योंकि AB में भी एंटीजन है B। और अगर मैं लेने की बात करूँ तो सिर्फ B से ही लूँगा क्योंकि सिर्फ B ही एंटीजन में पहचानता हूँ, या तो फिर एंटीजन लूँगा ही नहीं, यानी कि O ब्लड ग्रुप लूँगा। अगर मेरे पास AB ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन AB होगा। अगर डोनेट की बात करूँ तो सिर्फ AB को ही दे सकता हूँ क्योंकि सब A या B को दूंगा तो वह B, तो ये अलग अलग हो जाएगा ना। A वाला जो B एंटीजन को नहीं पहचानता, B वाला A एंटीजन को नहीं पहचानता, तो डोनेट तो सब AB वाले को करूंगा, लेकिन ले सब सकता हूँ, A से भी ले सकता हूँ, B से ले सकता हूँ क्योंकि A भी एंटीजन को B वाला पहचानता है। दूसरी बात करूँ O, तो O में एक भी एंटीजन नहीं है, तो यानी ये लेगा तो सब O वाले से ही लेगा, एक्सेप्ट करेगा और दे सबको सकता है क्योंकि एंटीजन इसमें भी नहीं तो किसी को भी दे दो, और इसमें एंटीबॉडी दोनों होंगी A और B। तो यानी ये जो O वाला है वो ये हो गया सर्व लेता है, यानी सबसे ले सकता है, और AB वाला जो है वो सबको AB जो A है ये सर्वदाता है, O वाला O ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, और जबकि AB है ये सबसे ले सकता है। तो ये इस तरह हमने देखा। अब जो ब्लड दूसरा ब्लड ले रहा है वह वही ले सकता है जिस एंटीजन को वह पहचानता है। अगर हम जो बॉडी जिस एंटीजन को पहचानती है हम वही एंटीजन वाला ब्लड दे सकते हैं, उसके अलावा दूसरा एंटीजन उसे नहीं दे सकते जो उसे पहचानती नहीं है। अब देखिए मादर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो चाइल्ड का क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है उसके लिए हम क्या प्रोसीड बनाएंगे, तो ए और बी लिखा हमने, एक 0 0 लगा दिया और इसमें पेयर बनाएंगे। ए और बी का पेयर बन गया ए बी हो गया, फिर ए और ओ का पेयर बन गया ए ओ हो गया, ओ का पेयर बन गया और तो ओ हो गया और बी बन गया। तो इस तरह ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसको हम बना लेंगे। अब लेकिन जो फादर का अगर RH पॉजिटिव है तो जो चाइल्ड है उसका भी RH पॉजिटिव ही होगा। अब देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फोइटेसिस जो एक बीमारी है, जब मदर जो है RH नेगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो तो उसमें क्या होता है, जब RH पॉजिटिव जो ब्लड जाता है मदर के पास RH नेगेटिव पास, तो ये जो इसमें जो प्लस है इन जिन को पहचानता नहीं है, तो पहला जो बच्चा तो है तो वो तो हो जाता है क्योंकि इसको एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। लेकिन जब दूसरी बार ये RH प्लस RH नेगेटिव के पास जाता है तो इसके पास एंटीबॉडी पहले से बनी होती है और इस पर अटैक कर देता है, तो दूसरा बच्चा पर नहीं हो पाता, तो और इससे मदर को भी हानि होती है। तो ये एरिथ्रोब्लास्टिक फोर्सेस है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो डॉक्टर एक अलग तरह की दवा देता है जिससे ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है।
आप देखते हैं बॉम्बे गोल्डन एच या H1 ब्लड ग्रुप, ये है जो एक अलग तरह की ब्लड ग्रुप है। ये सबसे पहले बॉम्बे में देखने को मिला था। ये सबको दे तो सकता है, इसमें एक अलग ही तरह का RH एंटीजन है। ये दे तो सब कुछ सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ RH वाले से ही। और ऐसा ही एक है इनरा इंडिया गुजरात में इंडिया में गुजरात में देखा गया, ये एंटीजन, इसमें एंटीजन का पता ही नहीं चला कौन सा एंटीजन है। ये देगा सबको, लेकिन लेगा इस वाले से ही अकेला बस। तो ये अलग तरीके के ब्लड ग्रुप थे। तो ये हमारा इस तरह ब्लड था। ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में ये हमारा ब्लड आ रहा है, इसमें हमारा ये RBC है, ये प्लाज्मा ये फैला हुआ है, प्लाज्मा फैला हुआ है। उसके बाद देखें ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, ये हमारी WBC है। तो ये इस तरह का ब्लड रहता है। अब देख रहे हैं हम हार्ट, और हार्ट को बारे में पढ़ना जो होता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। हार्ट कुछ इस तरह का होता है, और इसमें हम देखें तो यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड जो है वो हमारा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड जो है हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। तो ये ऊपर वाले ये, क्योंकि मनुष्य के बारे में पढ़ा हम, तो मनुष्य का जो 4 कोड़ी होता है, तो 4 चैम्बर होता है, तो ये 4 चैम्बर हो गए। तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो हार्ट में ब्लड लाती हैं, और आर्टरीज हार्ट से बाहर ब्लड ले जाती हैं, इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं। और अब हम देखें तो ऊपर वाले भाग को हम ऑर्टिकल यानी आलंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल यानी निलय कहते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो हार्ट जो है एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, पंपिंग का काम करता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है वो जो कि कार्डियल मसल से बना हुआ होता है। इसका वेट जो हम देखें तो इसका वेट 300 ग्राम होता है। शेप इसका मुट्ठी के आकार का होता है, और इसमें जैसे ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेंट्रल है, तो सेंट्रल में 80 ग्राम होता है, और यहाँ पे 220 ग्राम लेफ्ट में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट में होता है, लेकिन ये सेंट्रल और लेफ्ट दोनों में होता है। तो ये जो है लोकेशन इसकी चेस्ट कैविटी में होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सॉरी जो हमारे फेफड़े की जो यहाँ पे जो बने हुए होते हैं, जो उसकी रिफ्स बनी होती है, उसके अंदर ये कुछ इस आकार का ये होता है। तो यहाँ से ये पंप करता है। तो उसके बाद मतलब जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, जो चेस्ट में होती है। उसके बाद ये 4 चैम्बर होता है ह्यूमन में। तो अगर हम मेमल्स, डॉल्फिन, व्हेल फिश, ह्यूमन, मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग की बात करें तो इनमें 4 चैम्बर होता है, जबकि फिश में ये 2 चैम्बर होता है। रेप्टाइल, मेंढक, छिपकली और जो हमारा सांप होता है उसमें 3 चैम्बर होता है, जबकि हमारा कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है। और कॉकरोच का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। उसका कॉकरोच का जो कलर होता है ब्लड का वो सफ़ेद होता है। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स, तो रुधिर वाहिकाएं। तो इसमें एक आर्टरी और वेन्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं। तो आर्टरी को हम बोलते हैं धमनी, और जबकि वेन्स को हम बोलते हैं सिरा। और ये तो एक और होती है हमारी क्या, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में जो होता है, जो उसमें ऑक्सीजन और CO2 की जो प्रेजेंट है वो बराबर होती है, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी होती है। तो अब जो हमारी धमनी होती है, आर्टरी होती है, वो जो है हार्ट से, हृदय से ब्लड को बाहर ले जाती है, और जबकि वेन्स होती है, सिरा होती है, वो हार्ट के अंदर लेकर आती है। और जिसमें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो है वो ये 2 वेन्स हमारे राइट साइड हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं आलंद में। अब जब जो हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये रेड कलर की दिखती हैं, और रेड कलर की होती है। और जैसे CO2 ज़्यादा होता है तो ये थोड़ी ग्रीन कलर की होती है। अब इसमें तीसरा देखें तो इसमें कैपिलरीज होती हैं, जो आर्टरी और वेन्स दोनों से मिलकर बनी होती हैं, तो वो हमारी कैपिलरीज हो जाती हैं। अब देखते हैं बाल्ब होते हैं, इसमें कपाट बोलते हैं। तो एक यहाँ पे हम देखें ऑरिटल यानी आलंद, और यहाँ पे वेंट्रिकल निलय में। तो ऊपर जो हमारा देखें
तो जो बाल्ब होते हैं कपाट, वो जो है जैसे कि ऊपर यहाँ पे ब्लड आया तो ये आलिंद से नीले में जब ब्लड जाएगा तो उसमें एक बीच में एक जो द्वार रहता है उसे हम कपाट बोलते हैं, बाल्ब बोलते हैं। और जो फर्स्ट ऊपर अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में जाता है उसमें के बीच में कुछ बाल्ब होते हैं। तो एक देखते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राइकस्पिड बाल्ब जो है वो जब हमारा ये इस तरह का होता है ट्राइकस्पिड बाल्ब, ये है हमारा ट्राइकस्पिड बाल्ब। ये यहाँ पे 3 होते हैं। ये यहाँ से हमारा जो राइट आलिंद से लेफ्ट नीले में यहाँ से जाता है तो ये 3 ट्राइकस्पिड बाल्ब होते हैं। बाइकस्पिड बाल्ब जो होता है हमारा ये लेफ्ट आलिंद से नीले में जाता है ब्लड, तो यहाँ पे होता है। और उसके बाद यहाँ जो देखिए यहाँ नीले में एक सेमी वाला वाल्व होता है हमारा, और ये आयोटा वाला वाल्व हमारा ये राइट साइड होता है। तो ये इस तरह होता है हमने। अब देखते हैं हम सेमी, और तो हमारा बाइकस्पिड बाल्व जो होता है ये हमने देखा अभी, और सेमी लूनार बाल्ब अर्धचंद्र कपाट जिसे हम बोलते हैं, और आयोटा बाल्ब जिसे आयोटा बाल्ब बोलते हैं हमने। ये अभी हमने तीनों बाल्ब देखे। तो इनका साउंड देखते हैं। जब ये इस तरह पहले खुल जाते हैं तो इसमें ब्लड चला जाता है, तो जब ब्लड जो नीले में पूरा भरा जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। तो इस तरह का ये होता है। तो जब एक आदमी नॉर्मल रहता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्ब जब क्लोज होते हैं तो ये ट्राइकस्पिड लब और ये बाइकस्पिड डब के जैसा साउंड करता है। जब एब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब आदमी नॉर्मल नहीं होता है तो मर का साउंड आता है इससे। दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले ऑर्गन से ब्लड आता है, वो जाता है वेंस में, सिरा ले जाती है ब्लड में हार्ट को, क्योंकि उसमें जो CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो तो हार्ट जो करता है उस अशुद्ध ब्लड को लंग्स के पास पहुंचा देता है, फेफड़ों के पास। वो वहाँ से ऑक्सीजन को उसमें देते हैं और CO2 जो है वो बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वो शुद्ध ब्लड जो है वो हार्ट में वापस आता है, और हार्ट से फिर वो आर्टरी में जाता है और वो ऑर्गन में चला जाता है। उसमें देखने वाली बात ये है कि हमने जो सिरा पढ़ी थी, सिरा और वेंस, वो जो है हार्ट में ब्लड ले जाती हैं, हार्ट में ब्लड को ले जाती हैं, और आर्टरी जो है हार्ट से बाहर ले जाती हैं। लेकिन एक वो जो वेंस हैं सिराओं, इनमें अशुद्ध रक्त होता है और आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है। लेकिन प्लम्बोनरी आर्टरी और प्लम्बोनरी वेंस में जस्ट उल्टा होता है। प्लम्बोनरी वेंस में शुद्ध रक्त होता है और प्लम्बोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि प्लम्बोनरी वेंस जो है जो लंग्स से शुद्ध यहाँ पे रक्त यहाँ पे लेके आती है हार्ट के पास। तो और जो प्लम्बोनरी जो आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त यहाँ से हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है। अब देखते हैं कार्डियल साइकिल, हृदय जो चक्र है, जो विलियम हार्वे ने बताया 0.8 सेकंड में हो जाता है। बीपी देखे तो प्रेशर ऑन ब्लड वेसल, तो यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिका, उन पर जो प्रेशर पड़ता है वो हमारा ब्लड वेसल। तो ये 2 तरीके से पड़ता है। जब हमारा ब्लड जो है वो सिकुड़ता है तो उसके अंदर जितना ब्लड होता है वो बाहर चला जाता है, और जब वो रिलैक्स में आता है वापस फैलता है तो उसमें जो बाहर का ब्लड है वो अंदर आता है। तो जब वो सिकुड़ता है यानी सिस्टोनिक जब प्रोसेस होती है, सिकुड़ता है, तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो यानी जो नॉर्मल के जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 180 होता है। यानी जब सिकुड़ता है तो 120 का प्रेशर पड़ता है ब्लड प्रेशर पे, और जब रिलैक्स में आता है जिसे हम बोलते हैं डायस्ट्रोल, तो उस पर प्रेशर 80 होता है, 80 ml/Hg और 20 ml/Hg। तो इसको हम नापते हैं ब्लड प्रेशर को, वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। और हार्ट बीट जब एक सिस्टोन और एक डायस्टोन ये दोनों मिलते हैं, यानी ये 3 सेकंड में हो जाता है सिस्टोन, और ये 0.5 सेकंड में हो जाता है, तो जो हमारा जो धड़कन होता है जिस दिल का, उसे हम कहते हैं, तो उसे हार्ट बीट कहते हैं। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है जो हार्ट बीट को नापता है, जैसे हम उस पर दर्शाते हैं कागज पे इस तरह, और तो वो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम नापता बीपी को नापने का यंत्र है। और चाइल्ड में जो हमारा जो हार्ट बीट धड़कता है दिल, वो 150 बार 1 मिनट में, जबकि एडल्ट में 72 बार, भ्रूणावस्था में 200 बार 1 मिनट में धड़कता है। और जो जिम वाले होते हैं वो जिम करते हैं, 92 से 98 बार का धड़कता है। एथलीट जो अपना धड़कन जो है अपना
62 से 68 रखते हैं। और एक थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन है, उसमें ब्रेन का एक पार्ट है, वो इसको कंट्रोल करता है। अब देखते हैं इसकी डिजीज। तो पहली डिजीज सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। कोरोनरी आर्टरीज डिजीज में ये क्या है, ये जो है ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के कारण जो हार्ट अटैक आ जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो हमारे जो हृदय है उसमें जो काम करती है, तो वो जो है वो ब्लॉक हो जाती है। उसमें जो ब्लड नहीं जा पाता है सही तरीके से, तो वो ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड नहीं जा पाता, उसकी सेल काम नहीं करेंगी हार्ट की और हार्ट अटैक आ जाएगा। एक होता है फोसा ओबालिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें इसका मतलब दिल में छेद होता है। जब गर्भ में जो चाइल्ड होता है तो वो दिल में जो छेद पहले से होता है, जो हमारे माँ से जो आता है ब्लड, लेकिन जब वो छेद बाद में भर नहीं पाता तो वो छेद रह जाता है, जिसे हम फोसा या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जो कोलेस्ट्रॉल हम ज़्यादा खाते हैं, तो ये टॉक्सिक एलिमेंट हमारे जो बाल्ब हैं ये इनमें फंस जाता है टॉक्सिक एलिमेंट बन के। तो फिर इसमें ये जो हमारा हार्ट जो सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब ये इस तरह ये हमारा हार्ट है। तो ये हमारा राइट ऑर्बिटल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्बिटल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा जी यहाँ से ब्लड दे रही हैं हार्ट में। और ये जो है ये लार्जेस्ट सिरा है, लार्जेस्ट वेन है ये दोनों। उसके बाद ये यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है यानी कि CO2 वाला रक्त है, यहाँ से जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व में से, यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ये अपना सेमी वाला वॉल्व है, यहाँ से ये ले जाएगा, जिसे हम बोलेंगे क्या, प्लम्बनरी आर्टरी। प्लम्बनरी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, वो ये लंग्स तक ले जाएगा। लंग्स से ये जो है प्लम्बनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध रक्त इसमें ले जाएगा, यहाँ से हार्ट में ले जाएगी। और ये शुद्ध रक्त यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये बाइकस्पिड वॉल्व से यहाँ पे जाएगा। फिर आयोटा, ये सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट धमनी है, उसमें जाकर ये छोटी छोटी धमनी में बांट देगा। फिर छोटी छोटी धमनी जो हमारे पूरे जो सेल हैं, ऑर्गन से उनके पास जो रक्त पहुंचा देगा, शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, जिससे वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा बनाएगी और सेल जो है हमारे ऑर्गन जो है वो काम करेंगे। तो कुछ इस टाइप का हमने देखा। ये हमारा हृदय होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑर्बिटल और लेफ्ट ऑर्बिटल, ये है हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये यहाँ पे लेके गई। और इसके बाद हम प्लम्बनरी आर्टरी है, ये हमने देखा ये उसी तरह काम करता है। अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो है ये मुंह से शुरू होता है और ये गुहा तक रहता है। तो इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे मुंह से गुहा तक। इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना है, एक तो आहार नाल जहाँ से हमारा भोजन जाता है और निकलता है, और दूसरा एक जो क्राइंग ग्रंथि। तो ग्रंथि जो है तो 3 प्रकार की होती है, एक बाह्य स्वावी ग्रंथि, अंतरस्वावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्वावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें वो ग्रंथि जो जूस और एंजाइम निकालती हूँ, और जो अंतरस्रावी ग्रंथि वो होती है एंडोक्राइन ग्रंथ जो हार्मोन निकालती हूँ, और मिक्स ग्लैंड वो होती है जो इन तीनों को निकाले, जो सिर्फ एक ही हमारे शरीर में वो होता है पैंक्रियाज। अब देखते हैं हम, तो माउथ में हम टीथ और टंग्स को पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम ऑसियोफेगस या फूड पाइप में जाएंगे, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है और ये सिर्फ उसको ट्रांसफर करती है खाने को। ये फिर आते हैं हम स्टमक में। स्टमक यानी अमाशय या जठर पेश में आएंगे, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं स्मॉल, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में इसमें HCl निकलेगा हमारा, और उसके बाद ये जो है एसिडिक बना देगा उसको। उसके बाद
उसमें कुछ एंजाइम निकलेंगे जो उसको खाने का पाचन करेंगे, तो वो हम सब उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, जिसमें जो होता है खाने का फिर पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, इस स्टमक में से पाचन होता है। और जो उसमें हम लीवर और पैंक्रियाज पढ़ेंगे, उससे निकलने वाले जूस और एंजाइम को देखेंगे। उसके बाद लार्ज बड़ी आंत को पढ़ेंगे, इसमें बॉर्डर का अवशोषण होता है और जो बचे हुए जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको फिर एनएच के द्वारा हम बाहर निकालेंगे। तो हम देखते हैं वोकल कैविटी या माउथ या ओरल कैविटी यानी मुंह में हमारे जो टीथ होते हैं उनके बारे में पढ़ना ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ये डिप्थियोडोंट होते हैं, यानी 2 बार होते हैं। एक बार हम बचपन में निकलते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, मिल्क दूध के दांत होते हैं, पर एक परमानेंट दांत आते हैं। और ये होते हैं हेक्टोडोंट यानी विषम दंती होते हैं। और ट्राइकोडोंट यानी धसे हुए होते हैं। विजडम टूथ यानी वेस्टेरियल ऑर्गन भी होते हैं कुछ हमारे दांत में, वो हम देखेंगे। अब देखते हैं परमानेंट टूथ, ये वेस्टेरियल जो टूथ है जो 21 से 22 की उम्र में निकलते हैं, जिसे हम अकल की डाढ़ बोलते हैं। तो परमानेंट टूथ और टेम्परेरी टूथ देखते हैं। ये होते हैं, एक तो इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। और तो इसमें देखिए इंसीजर जो आगे के दांत होते हैं हमारे, और कैनाइन हमारे इंसीजर ये कटिंग के काम में आते हैं। कैनाइन ये चीड़ फाड़ के काम में आते हैं, इनकी नोक निकली रहती है इस तरह से। कैनाइन आगे के ये 4 दांत होते हैं, फिर नीचे के 4 दांत होते हैं। कैनाइन जिनकी नोकरी की उनके बगल में जो 4 इंसीजर होते हैं उनके बगल में होते हैं। प्रीमोलर जो हमारे ग्राइंडिंग के काम आते हैं, जिनसे हम चबाते हैं, अग्रचम चवर्णक। और ये मोलर जिनसे हम मिक्सिंग करते हैं उनके बाद जो आते हैं। और तो ये इस तरह से होते हैं। तो टेम्परेरी जो मिल्क दांत होते हैं उसमें इंसीजर 8 होते हैं, तो 4 ऊपर वाले जमड़े में और 4 नीचे वाले जमड़े में, इस तरह ये होते हैं। और जो हमारे कैनाइन होते हैं वो भी 4 होते हैं, 2 ऊपर वाले जमड़े में, 2 नीचे वाले जमड़े में, जो नोक निकली रहती है। प्रेमोलर इसमें नहीं होते हैं, जो टेम्परेरी में एक भी नहीं होता। और मोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8, 2 इस साइड ऊपर, 2 इस साइड ऊपर, वो तो यानी ये 4 ऊपर हो गए ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में हो गए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह होता है कि इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 और 4 दूनी 8। उसके बाद देखते हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ में जो इंसीजर 8 होते हैं तो वो 8 होती है। कैनाइन 4 होते हैं तो कैनाइन भी 4 होते हैं। प्रेमोलर जो इसमें एक भी नहीं था तो उसमें आ जाते हैं 8, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो जाते हैं। मोलर जो होते हैं वो 12 होते हैं, क्योंकि 8 पहले होते हैं, उसके बाद जितने जो 4 निकलते हैं 1 2 3 4 पीछे, जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं। वेस्टिरियल ऑर्गन होते हैं, वो काम में नहीं आते, पहले कभी काम में आते थे, अब नहीं आते। तो ये हो जाते हैं। फिर इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर, मोलर, और तो ये होते हैं हमारे। अब देखते हैं, ये हमारा टीथ है। इसमें जो एनामल है, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, इसमें वाटर एब्सेंट होता है, वाटर बिल्कुल नहीं होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इधर नीचे यहाँ पर रूट होता है जिसमें वाटर, ब्लड और ग्लूकोज होता है। ये हमारा डेंटल पार्ट है। और सब देखते हैं, शेर में जो है वो 30 दांत होते हैं, मॉस्किटोस में 47 होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं स्पाइनर डॉल्फिन में, जिसमें 150 से भी ज़्यादा होते हैं। डॉग में 28 से 42 होते हैं, जब छोटा होता है तो 28 से 42, और ऐसे ही कैट में छोटी होती है 26 से बड़ी होती है 30 हो जाती है। तो इस तरह ये होते हैं। अब देखते हैं टंग जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कि एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें टेस्ट बताती है। ये मस्कुलर ऑर्गन का होने का मतलब ये कि उसमें एक कोई हड्डी नहीं होगी। और ये जो हमारे टंग से वो हमारे एक हायोइड एक हड्डी होती है, उससे जुड़ी होती है। अगर ये नहीं जुड़ी होती तो ये बाहर लटकती रहती। फिर होती है ये, इसमें टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। ये टेस्टिंग बर्ड जो है ये ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाते हैं, फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमें कौन सा स्वाद है।
स्वाद के बारे में हमें बताता है। तो जीभ इस तरह की होती है। बीज, ये आगे का भाग हमें मीठे के बारे में बताता है, बगल के नमकीन के बारे में बताता है, या फिर यहाँ खट्टे के बारे में बताता है, फिर यहाँ कड़वे के बारे में बताता है, और सबसे पीछे वाला जो भाग है वो हमें बताता है कि झंझनाहट वाला जो स्वाद होता है, जो हमारे प्याज मैच खाते हैं वो वाला बताता है। उसके बाद हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो होते हैं दो के पैर में होते हैं जी। पैरोट जो हमारा मुंह है, तो यहाँ ये पैरोटाइड ग्लैंड होते हैं। उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे नीचे होते हैं, और सब मैंडेटरी ग्लैंड यहाँ पे पीछे होते हैं। तो ये दो पैर में होते हैं जो हमारे सलाइवा निकालते हैं, और सलाइवा जो है पाचन में सहायता करता है, मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। तो सलाइवा में सब 95% तो हमारा 90% तो हमारा वाटर हो गया, 5% एंजाइम हो जाता है, और फिर इसमें 95% वाटर, फिर 5% एंजाइम। और एंजाइम में ये दो तरह से, एक लाइसोसोम और एक टाइलिन निकालता है, टाइलिन एमाइलेज। तो टाइलिन एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक करता है, और जो लाइसोसोम जो है वो कोई हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं तो उसको किल करता है। तो अब देखते हैं, तो जो हमारा टाइलिन है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का 70% भाग ग्लूकोज में चेंज करता है। यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सब एक ही उससे बने हुए, तो मोनोसैकेराइड 2 से बने हुए, डाइसैकेराइड और 3 से बने हुए पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड के जो स्टार्च फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसका 70% को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन। तो इसके होने के बाद जो मिक्सचर बनता है, सलाइवा के बाद जो मिक्सचर बनता है उससे हम बोलते हैं बोलस, और बोलस जाता है फिर ग्रसनी, जैसे हम बोलते हैं फेरिंग जो है हमारा ये श्वसन तंत्र और डाइजेशन दोनों का पार्ट होता है। उस पर एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है। ये दो वो है हमारे पार्ट, एक में हमारा खाना जाएगा, एक में हमारी सांस जाएगी। तो ये जो है एक ढक्कन की तरह काम करता है। अगर खाना आएगा तो खाने की तरफ खुल जाएगा कि वो यहाँ पे हमारी श्वसन नलिका में ना जाए, और सांस आएगी तो ये खाने पे इस पे ढक जाता है। तो ये जो है इस तरह ढकता है। ये हमारा ये हो गया, ये हमारा श्वसन नलिका है, यहाँ पे ये फूड पाइप, तो ये इस तरह ढकता है। तो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो हमारे से सांस तो हम लेते रहे साथ में, लेकिन छोटे छोटे छिद्र होंगे, यहाँ पे खाना नहीं जाता, खाना जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह रहता है हमारा एपिग्लोटिस। उसके बाद हम जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप से हम जाते हैं सीधा ऑसियोफेगस या फूड पाइप में। फूड पाइप में जो ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, इसमें बोलस आता है। ये बोलस को स्टमक में ट्रांसफर करता है। ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये पेरिस्टालिसिस पोरस क्रमाकुचन यानी ये इस तरह से खाना को बना के ये नीचे ले जाता है स्टमक में। स्टमक जो इसका पीएच मान 1.3 से 1.5 होता है, यानी कि ये जो है वो अम्लीय होता है। और ये अम्लीय जो गैस्ट्रिक जूस का होता है, गैस्ट्रिक जूस में हमारा HCl, पेप्सिन और रेनिन जो है एंजाइम निकलते हैं। तो HCl के कारण ये जो है वो अम्लीय बना देता है। तो ये इसमें ये इस तरह होता है। ये फूड पाइप आया, ये हमारा ये फूड है, यहाँ पे ये म्यूकुलस लेयर होती है जिससे यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। तो ये यहाँ पे HCl निकालते हैं, तो इससे हमारा पेट जल ना जाए, तो ये म्यूकुलस लेयर होती है। और उसके बाद ये जब निकलते हैं तो HCl अम्लीय बना देता है, जिससे ये कुछ बैक्टीरिया आते हैं तो वो उसको मारने का काम करता है। उसके बाद पेप्सिन जो है, अगर हम बात करें तो ये HCl जो एसिडिक बनाने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और एक्टिवेट करता है कि उसको पेप्सिन और रेनिन को। पहले ये होते हैं पेप्सिनोजल फॉर्म में होता है पेप्सिन, तो इसको जब HCl होता है तो ये पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक ऐसे उसके बाद पेप्सिन में बदलने के बाद ये जो है प्रोटीन का 90% जो भाग है वो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदल देता है। उसके बाद प्रोरेनिन जो सोया हुआ होता है उसे HCl मिलता है, ये रेनिन में बदल देता है, और रेनिन ये मिल्क 100% मिल्क को कैसिन प्रोटीन में चेंज कर देता है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। तो ये 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है, और कहने के लिए छोटी लेकिन लंबी ज़्यादा होती है। इसमें 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, और ये पाचन और अवशोषण दोनों करती है, लेकिन वाटर का अवशोषण नहीं करती है, वो बड़ी आंत करती है। इसके पार्ट देखें तो ड्यूडोरियम इस तरह ये होती है, इस तरह। तो ऊपर जो ड्यूडोनम आते हैं, ड्यूडोनम पार्ट आता है जिसमें हमारा लीवर और पेंक्रियाज आता है। पेंक्रियाज लीव की तरह होता है, तो हमारा लीवर होता है। पेंक्रियाज और लीवर पेंक्रियाज आते हैं। और फिर आता है
जेजुनम पार्ट सीधा जो हमारा यहाँ से जो मिक्सर बनता है उसको ट्रांसफर करता है क्या, इलियम। इलियम में हमारा अब्सॉर्प्शन होता है और डुओडेनम में हमारा पाचन होता है। अब आते हैं लीवर। लीवर जो है वो, इसके बारे में पढ़ना हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। जैसे कोई लीवर का हम कुछ भाग काट दें तो ये बहुत जल्द अपने आप को वापस बना लेता है, तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। ये सबसे भारी और सबसे बड़ा भाग माना जाता है बॉडी का। इसका भार जो है 1.5 से 1.7 ग्राम होता है। ये जो बाइल जूस पित्रस को निकालता है, जैसे ये ब्लड ग्लैडर पित्ताशय में जो स्टोर करता है, ये 600 से 700 लीटर जो है पर डे निकाल सकता है। इसका पीएच मान जो 7.9 होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। 7.9 से 8.5 होता है। और इसका जो रंग जो है वो ग्रीन होता है। वो ग्रीन होता है बिलीवर्डिन के कारण, और बिलीरुबिन ये दोनों पिगमेंट निकालता है। ये लीवर बिलीरुबिन से हमारा जो प्लाज्मा है उसका रंग जो होता है येलो होता है, और बिलीवर्डिन के कारण हमारा जो पित्तरस है उसका रंग ग्रीन होता है। तो ये जब जो पित्तरस निकलता है वो जो फैट है हमारे पास, जो फैट आता है खाने के साथ, उस फैट को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है, और स्मॉल पार्टिकल को फिर ये फैटिक एसिड में तोड़ देता है। 95% फैटिज्म तोड़ देता है हमारा बाइल जूस जो हमारा लीवर से निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये जूस, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है। इसकी सेल होती है अल्फा, बीटा, गामा। ये जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती हैं, यानी ये हार्मोन निकालते हैं, जबकि जो एफ सेल है वो एंजाइम निकालती है, एंजाइम और जूस निकालती है। तो अब हम देखते हैं पेंक्रियाज में इसकी खोज की थी लैंडर हंक्स ने, और इससे एक लीप के आकार का होता है, इस तरह डुओडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, और ये पेंक्रियाटिक जूस निकालता है, अग्नाशय रस निकालता है। इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ये 3 एंजाइम होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 होते हैं, यानी कि ये क्षारीय होते हैं, और ये 1 लीटर पर डे निकाल सकता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन का 100% एमिनो एसिड में तोड़ देता है। उसके बाद लाइपेज जो है, लाइपेज जो ये फैट को 100% फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का 100% ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। उसके बाद जो खाना है वो हमारा उसके बाद खाना जाता है जेजुनम में, वो सीधा इस खाने को ट्रांसफर कर देता है इलियम में। तो फिर हम इलियम के देखते हैं। इलियम जो है ये अब्जॉर्प्शन का काम करता है, लेकिन वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता। इसमें उंगली नुमा वो होती है, बिली जिन्हें हम बोलते हैं, उंगली नुमा से बिली होती है, जिस पर ये खाना जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है इसको अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी पार्ट को सीधा लाइट इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो ये जो है ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, ग्लाइकोजन जो हमारा बना था, ग्लाइकोजन जो हमारा बना था कार्बोहाइड्रेट से, इसको स्टोर करता है, ये सबसे ज़्यादा बनता है, और इसे हम लीवर में स्टोर कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो इससे हम ले लेते हैं। ग्लाइकोजन से फिर हम ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से फिर उसको ऑक्सीडेशन करके एनर्जी एटीपी के रूप में लेते हैं। फिर आता है एमिनो एसिड जो हमारे प्रोटीन से बना था, और ग्लिसरॉल जो हमारा फैट से बना था, तो उसको ये अब्जॉर्ब करता है और ब्लड में मिलाता है। ब्लड ले जाता है कहाँ, लीवर के पास, और लीवर उसको स्टोर कर लेता है, किसको, ग्लाइकोजन को, और अमीनो एसिड ग्लाइकोजन ये ब्लड पूरे उसमें टिश्यू और कोशिकाओं में बांट देता है। तो ये ब्लड वेसल छोटी छोटी स्बिलिस से लगी होती हैं जो इसको अब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देती हैं। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। ये इसका व्यास जो है 3 इंच होता है। इसमें सबसे पहला जो है पार्ट होता है वो सेकम। इसमें सेकम में अपेंडिक्स जो एक अब्सेसी अंग है मस्कुलर, वो पड़ा रहता है जो किसी काम का। इससे पहले एक पूंछ निकलती थी हमारे पहले पूर्वजों में, वो अब नहीं निकलती। अब देखते हैं उसके बाद आता है कॉलन। कॉलन एक बड़ा भाग होता है जिसमें जो पानी का जो अब्सॉर्प्शन होता है, उसमें ही ई कॉलन बैक्टीरिया होते हैं। पानी का अब्सॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें ई कॉलन बैक्टीरिया मिल जाते हैं, उसमें से जो खाना होता है खाकर उसको संक्रमित कर देते हैं, जिससे वो फिर वो सड़ने लगता है। फिर वो आते हैं रेक्टम में।
फिर वहाँ से आता है खाना रेक्टम में, और रेक्टम में ये स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, और वहाँ से फिर हम एनस से इसको बाहर आउट कर देते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा मुंह है, ओरल कैविटी, यहाँ पे हमारा माउथ में हमारा जाएगा खाना। तो इसमें हमारा जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से मिलेगा हमें लाइसोसोम और टाइलिन मिलेगा। तो लाइसोसोम तो जो है बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, सूक्ष्म जीवों को, और जो टाइलिन जो है वो स्टार्च को 70% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में 70% कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये खाना चला जाता है यहाँ पे। उसके फेरिंग्स जो हमारे श्वसन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है, एपिग्लोटिस के बाद ये हमारा ऑसियोफेगस में जाता है। उसके फिर बाद यहाँ जाता है हमारा स्टमक है। स्टमक में हम यहाँ से ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे निकलती है एचसीएल और एचसीएल निकलती है पेप्सिन और रेनिन। तो एचसीएल जो है इसको अम्लीय बना देता है, जिससे कोई बैक्टीरिया आया तो वो मर जाता है। उसके बाद हमारा जो पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन जो है वो जो हमारा प्रोटीन है उसको 90% को पेप्टोइड्स में बदल देती है, और जबकि जो रेनिन है वो 100% जो मिल्क है उसको कैनिन प्रोटीन में बदल देता है। उसके बाद जो यहाँ पे जो खाना बनाता है उसे बोलस बोलते थे। उसके बाद यहाँ पे जो खाना जाता है, जब स्टमक से यहाँ पे खाना जाता है उसे काइम बोलते हैं, फिर उस मिक्सचर को काइम वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है हमारी ये छोटी वाली। तो यहाँ पे जाता है, इसमें एक डुडेरियम पार्ट होता है हमारा, यहाँ एक जेजुनम और एक हमारा इलियम। तो डुडेरियम में ये देखिए यहाँ पे ये डुडेरियम पार्ट से हमारा ये पेंक्रियाज ये लीवर जुड़ा हुआ है, और एक ये लीफ टाइप की हमारे यहाँ पे लीफ टाइप की पेंक्रियाज जुड़ा होता है। तो इसमें जब लीवर जो है हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट निकालता है। बिलीवर्डिन से इसका कलर जो है ये नहीं होता है, बिलीरुबिन से जो प्लाज्मा को देता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। उसके बाद बाइल जूस से जो है ये फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है। 100% फैट को फैटी एसिड में, ये छोटे हाथ में पूरा 100% पाचन हो जाता है हमारा। तो फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है, और फैट को फैटी एसिड में तो यहाँ पे तोड़ा गया था स्मार्ट। बाकी जो फैटी एसिड थी तो उनको ये ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और हमारा जो एमाइलेज है तो इसमें हमारे 3 लिखते हैं, ट्रिप्सिन लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो 100% प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। लाइपेज जो है वो फैटी एसिड को फैट और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल में तोड़ देता है लाइपेज। और एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। और यहाँ जो हमारा स्टमक है तो यहाँ जो एचसीएल निकलता है उसमें जो निकलता है वो जो है फैटी एसिड को यहाँ जो एमाइलेज निकलता है हमारा मुंह में वो फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है 70%। बाकी जो फैटी है वो यहाँ पर 100% पाचन हो जाता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का एमिनो एसिड में तोड़ता है, लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और एमाइलेज जो है यहाँ पे टाइलिन के रूप में था, यहाँ पे जो एमाइलेज है जो हमारा इससे आता है वो तोड़ता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में। और ये तीनों जो निकलते हैं वो हमारे पेंक्रियाज से निकलते हैं, जिससे उससे बाइल जूस निकला था तो उसने को क्षारीय बना दिया था जो मिश्रण था वो। तो पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है जिससे ये तीनों निकलते हैं।
ये देखिए मिक्स ग्लैंड है ये हमारी, तो उससे ये निकलते हैं। उसके बाद इस पाचन होने के बाद हम इसमें जो होता है इसे हम देते हैं जेजुनम के पास, वो इलियम के पास होता है। इलियम में जो है बिली लाइफ स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें जो हमारे जो टूटे हुए अमीनो एसिड ग्लाइकोजन और ग्लाइकोज है उसको ब्लड में देता है, ब्लड यहाँ पूरे शरीर में फैला देता है। उसके बाद हम देते हैं लार्ज स्ट्रैंड में, जहाँ पे सीकम जो होता है यहाँ पे एक होती है अपेंडिक्स, जिससे पहले पूछ निकलती थी अवदेशी अंग। फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो होता है कॉलोन, जिसमें पानी का अवशोषण होता है। वहीं पे ई कॉलोन बैक्टीरिया होता है, वो खाने को संक्रमित करता है और फिर रेक्टम आ जाती है, रेक्टम को देर स्टोर होता है और फिर हम गुहा से एनस से बाहर कर देते हैं। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना यूरोटोलॉजी कहलाता है। तो एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन जो है वो एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उनको बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रेशन। जैसे हम CO2 है उसको बाहर निकालते हैं, हमारे नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिट्राइन, इनको हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो हमारा ये अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और क्रिट्राइन। ये क्रिट्राइन जो है जब हमारे बोन्स और मसल्स में क्रिट्राइन फॉस्फेट बनता है, इसके टूटने से क्रिट्राइन जो है ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है। तो ये हमारे यूरिन में होते हैं जिसे हमें बाहर निकालना होता है। तो एक्सक्रीशन ऑर्गन्स हमारे क्या क्या होते हैं, लीवर जो हमारा यूरिया और अमोनिया बनाता है उसे बाहर निकालता है। उसके बाद लंग्स हैं जो हमारा CO2 बाहर निकालता है। किडनी जो है हमारा यूरिन को ब्लड से अलग करता है और उसे बाहर निकालता है। फिर स्किन जो है जो हमारे पसीने को बाहर निकालती है। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए। बेनिफिट ऑफ एक्सक्रीशन का क्या हो देखते हैं। तो इससे संतुलन बना रहता है बॉडी में, किसका, वाटर का संतुलन बना रहता है। अगर एक्सक्रीशन उत्सर्जन सही से हो रहा है तो एसिड बेस का संतुलन बना रहता है, साल्ट का संतुलन बना रहता है और टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसका भी संतुलन बना रहता है। अब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें डिवाइड किया हुआ है एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पे। तो पहला जो है अमोनोटेरिक, अमोनो से समझ में आ रहा है कि जिनका एक्सक्रीटरी जो सबसे ज़्यादा अमोनिया निकालते होंगे, जैसे फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, एक्वेटिक जीव हो गए जो हमारे समुद्र में रहते हैं। उसके बाद यूरोटेलिक यानी जो यूरिया निकालते होंगे, जैसे ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा यूरिया बाहर निकालते हैं। यूरिकोटेलिक जो यूरिन बाहर निकालते हैं, जैसे बर्ड्स हमारे पक्षी हो गए। अब ग्वानोटेलिक जो ग्वानीन जो बाहर निकालते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे मकड़ी हो गए, बिच्छू हो गए, तो ये हमारे ग्वानोटेलिक्स हो गए। तो यानी 4 प्रकार के हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम के आधार पे। अब देखते हैं किडनी यानी वक्र गुर्दे, ये जो है 180 लीटर पर डे जो है ब्लड को फिल्टर कर सकता है। इसके बारे में पढ़ना नेफ्रोलॉजी कराता है। इसकी बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। ये किडनी जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसका वेट 170 ग्राम होता है। ये सोयाबीन बीज के आकार का होता है इस तरह, और ये पेरिटोनाइल या पेक्टोराइल कैविटी में रहता है। जैसे ये हमारा बैक साइड हम देखें तो ये अगर मेरी मुंडी ये बैक साइड है तो यहाँ अंदर ये हमारे रिब्स रहती हैं, चेस्ट कैविटी, उसके पीछे यहाँ पे गुर्दे होती हैं। तो ये पेरिटोनाइल या पेक्टोरियल कैविटी में ये रहता है। अब ब्लड में हमारे पास साल्ट रहता है, आयरन रहता है, ग्लूकोज रहता है, वाटर रहता है और यूरिन और टॉक्सिक एलिमेंट रहते हैं। तो वाटर, ग्लूकोज, आयरन और साल्ट इसकी तो शरीर को रहती है तो ये इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि यूरिन और टॉक्सिक एलिमेंट जो हानिकारक होते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब नेफ्रॉन क्या करता है उसे हम देखेंगे। पहले हम किडनी को देख लेते हैं। तो ये है किडनी में हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं जो इसकी बेसिक यूनिट होती है। ये किडनी हो गई। यहाँ से यूरेटर लगी होती हैं, यहाँ से जो फिल्टर होता है यूरिन वो यहाँ से निकाल कर यूरेथ्रा में आता है
यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें छोटी छोटी नेफ्रॉन होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं, और जिसकी जो लेंथ होती है यूरेट्रोडक्ट की वो 25 सेंटीमीटर होती है, और यूरिनरी जो ब्लैडर है वो 800 से 500, 800 जो हमारी फीमेल में 800 मिलीलीटर जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है वो मेल में, और 500 मिलीलीटर फीमेल में, और 150 से 200 ml इकट्ठा होने पर यूरिन को बाहर निकालने की फीलिंग आने लगती है। अब देखते हैं हम नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है ये फिल्टर करता है, किसको? ब्लड को फिल्टर करता है, इसमें से यूरिन अलग करता है, और इस बहुत छोटे लेवल पे काम करता है। इसको करना, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करता है, वो छोटे लेवल पे। तो ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो है ये एफरेंस आर्टरी है, जिसमें जो ब्लड में यूरिन घुला हुआ है वो यहाँ से जाता है। इसके बाद ये है जो है बॉमन्स कैप्सूल है, ये बॉमन्स कैप्सूल है, और इसमें ग्लूमेरुलस फिल्टर, ये ग्लूमेरुलस फिल्टर लगा हुआ है, जो इसमें कैपिलरीज हैं बहुत सारी। तो ये जो है यहाँ से जो नाइट्रोजन बेसिस को अंदर लेते हैं, ब्लड को यहीं पर रहने देते हैं। ये फिल्टर ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं एफरेंस आर्टरीज, जिस ब्लड में यूरिन नहीं होता है। तो यहाँ से जो है ये यहाँ से जाते हुए यहाँ से पीटीसी जो नाइट्रोजन बेस है, इसमें कुछ जो ग्लूकोज एमिनो एसिड आ जाता है वो इसको सोख लेता है। इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इसी कुछ दो टाइप होते हैं, एक होता है असेंडिंग लिम्स ये, और एक डिसेंडिंग लिम्स। असेंडिंग लिम्स जो आयरन्स को सोख लेता है, और डिसेंडिंग लिम्स जो है वो वाटर और नमक को सोख लेता है अगर कुछ बचा हुआ है। उसके बाद जो माँ की हानिकारक जो यूरिन है वो यहाँ पे स्टोर कर देता है, और इस जो लूप से दिख रही है इसको लूप ऑफ हेनरी बोलती है। और ये 125 ml प्रति मिनट जो है जो हमारी नेफ्रॉन है वो फिल्टर कर सकती हैं। अब देखते हैं हम यूरिन में जो कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 होता है। इसमें 95% तो वाटर होता है यूरिन में, 2.6% यूरिया होता है, और यूरिक एसिड जो है 0.4% होता है, जो मानव की यूरिन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे आयंस होते हैं Na, क्रिप्टीन, ये 2% में होते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल कंडीशन जब होती है तो यूरिन के साथ ग्लूकोज और ब्लड आने लगता है, इसलिए हम उसकी जांच कराते हैं तो उससे पता चलता है एबनॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद यूरोन पिगमेंट जो है, इसके कारण जो इसका हल्का येलो रंग होता है, और जो अमोनिया है उसके कारण जो है यूरिन में इसी पिगमेंट के कारण उसमें अमोनिया की बदबू आती है। इसके बाद यूरेथ्रा जो होता है ये यहाँ से ये हमें देगा। इसके बाद जो भाग होता है उससे हम बाहर निकालते हैं प्राइवेट पार्ट। तो उसकी जो लेंथ है वो मेल में 10 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में 2.5। बेसोप्रीन या ADM एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इससे क्या होता है वाटर बैलेंस होता है। यूरिन में जो वाटर का बैलेंस इसी हार्मोन से कारण होता है, बेसोप्रीन या ADH हार्मोन के कारण। इस बेसोफिल हार्मोन्स के ज्यादा होने पर बीपी हाई हो जाता है, और कम होने पर अंदर जो हमारा यूरिन है उसमें ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कुछ डिजीज। यूरेमिया जो है, जब यूरेमिया जब मूत्र के अंदर जो है यूरिया का मात्रा अधिक होती है। और नेफ्रेटिस में जो क्या है, नेफ्रॉन जो है हमारी वो सूज जाती हैं, तो सही तरह से वो फिल्टर नहीं करती हैं। और बेसिफिल हमने देखा है जब हम एल्कोहल लेते हैं तो इसमें इसका बीक पड़ जाता है, इस कारण वाटर बैलेंस सही नहीं होगा और बार बार बाथरूम आती है। उसके बाद हम देखते हैं गोट, जब भी हमारे
यूरिन एसिड जम जाता है हमारे जो जोंड में, तो हमें गठिया रोग हो जाता है। तो अब जब कभी किडनी फेल हो जाती है तो उसके लिए हम डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस एक कृत्रिम किडनी है जिसके द्वारा ब्लड को शुद्ध किया जाता है, तो वो एक प्रोसेस है डायलिसिस। पहला जो किडनी ट्रांसप्लेशन है वो 1954 में, 4 मार्च 1954 में डॉक्टर जोसेफ मुरी ने किया था, और जो हॉस्पिटल था वो था ब्रिंघम हॉस्पिटल। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन है ये 125 ml प्रति मिनट जो फिल्टर कर सकता है, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। फ्रेश यूरिन में जो स्मेल आती है वो अमोनिया के कारण आती है, ना कि ये हमारा इस पिगमेंट के कारण, यूरोथ्रोन पिगमेंट। ये जो होती है कप लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें ये जो हमारा O2 बाहर जाती है वो हम देखेंगे उसमें हमारा श्वसन तंत्र में। तो ये हमारा एक्सटेंड में ये हमारी किडनी है, और ये हमारा यूरेथ्रा, यूरेथ्री ब्लैडर, यूरेटर और रेनल वेन्स है यहाँ पे हमारी लगी हुई है। तो यहाँ से देखा, यहाँ पे हमारी 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन होती हैं जो उस प्रोसेस को अपनाती हैं। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो श्वसन जो है, श्वसन जो रेस्पिरेशन है उसका मतलब ये होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना। ये जो है 2 प्रकार की होती है, अनॉक्सी और ऑक्सी और अनॉक्सी, यानी एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक यानी ऑक्सी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसमें कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से टूट जाता है, और ये ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये CO2 प्लस जल और ऊर्जा के रूप में ATP बनाते हैं। तो ग्लूकोज टूटता है तो उससे हमें ऊर्जा के रूप में ATP मिलती है और थोड़ा जल मिलता है, और CO2 बनती है तो उसे हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद एनॉक्सी में जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ये इनकम्प्लीट होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है पैराबाइटिक एसिड या लैक्टिक एसिड में टूटता है, और ये बीजों की ब्राह्मवस्था, सूक्ष्म जीवों या ये फॉर्मेशन किण्वन प्रोसेस है, और ये बैक्टीरिया या फंगी में भी होती है। मानव श्वसन में क्या होता है, हम पहले एयर जाती है नोज में, नोज से जाते हैं फेरिंग्स जो होता है हमारा रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। फिर एपिग्लोटिस पे जो एक वो लैरिंग्स जो एक वोकल यंत्र लगाता है जिससे हम आवाज देते हैं। इससे यहाँ से जाता है फिर बिंड पाइप में। बिंड पाइप जो हमारा श्वसन है, जो ये इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और इससे हम ब्रोंकाई, फिर ये अपने टूट जाता है, ये ट्रैकिया से यहाँ से ब्रोंकाई में टूटेगा, ब्रोंकाई से ब्रोंकिलस में इस तरह टूट जाएगा, और ब्रोंकिलस से फिर ये एल्वेओली, अंगूर के गुच्छे जैसी एल्वेओली बन जाएगी, जिसमें हमारा श्वसन हो कंप्लीट होगा। तो ये एल्वेओली जो है वो विसरण की जो प्रोसेस पे काम करती है। तो ये एल्वेओली है, और यहाँ से जो है पल्मोनरी जो हमारा हार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी जो हमने पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी जो है अशुद्ध रक्त लेकर आती है, जिसमें अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त में क्या होता है कि O2 की मात्रा कम होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ से हम ऑक्सीजन लिया है, हमने ऑक्सीजन लिया है, और तो ये जो है ऑक्सीजन CO2 की मात्रा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी जो ऑक्सीजन जो गैस हैं वो जाती हैं। तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेशर हाई है तो वो यहाँ से निकल जाएगी, विसरण की प्रक्रिया ये होती है। और ये यहाँ से O2 कम थी तो O2 कम है, यहाँ O2 की जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा है, तो वो यहाँ से निम्न के पास जाएगी तो O2 यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से
जो है ब्लड जो वो शुद्ध हो जाएगा। और ये जो जो बनेगी वो कौन सी से जाएगी, पल्मोनरी वेन से हार्ट में चली जाएगी, तो हार्ट और उनके पास पहुंचा देगा। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है विसरण की प्रक्रिया से। तो नोज में जो होते हैं नोस्टरल्स नादृश छिद्र होते हैं, जो 2 द्वार होते हैं उसे बोलते हैं। और कीलिया जो है उन नाक के बालों को बोलते हैं, जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, धूल के कण को अलग करते हैं। और जो कूल और हीट एयर है उसको कूल और हीट एयर को गीला और गर्म करने पर भी काम आती है। दूसरा था म्यूकस, जो नक का पानी होता है उसे म्यूकस बोलते हैं। जो फेरिंग्स जो होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेशन दोनों का पार्ट होता है। अब आते हैं विंड पाइप। विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। और जो इसके ऊपर जो है एक धमनी वोकल कॉर्ड लगा होता है जिसे हम लैरिंग से बोलते हैं। और इन सब के ऊपर एक कार्टिलेज का एडोनिस एप्पल लगा होता है, जो इसे मेल में होता है, जो इस तरह बाहर निकला हुआ होता है, वो एडोनिस एप्पल होता है। और जो हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो वर्ड्स बनाती है, धमनी बनाती है। तो ये जो हमारी वोकल कॉर्ड है वो धमनी बनाती है, लेकिन वर्ड जो है वो टंग बनाती है, हमारी जो जीभ बनाती है। अब देखते हैं तो विंड पाइप ट्रैकिया का काम क्या रहता है। ये जो है ये हमारा जो एयर है उसको कहाँ तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। तो ये लंग्स तक पहुंचाते पहुंचाते टूट जाती है। ये ट्रैकिया यहाँ से फिर टूटेगी, ये ट्रैकिया से हमारी टूटेगी ब्रोंकी में, और ब्रोंकी से टूटेगी ब्रोंकिलस, ये प्रथम विभाजन ब्रोंकी, फिर ब्रोंकिलस द्वितीय विभाजन, और यहाँ से तृतीय में एल्वेओली जो बेसिक यूनिट होती है। तो ये जो लंग्स के बारे में जो पढ़ना है वो प्लम्बोलॉजी कहलाता है। इसका नेचुरल कलर जो होता है वो पिंक होता है। ये एक स्पंज के आकार का होता है और ये 2 होती है, इस तरह हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। तो यहाँ जो ये ट्रैकिया आता है इसमें हम देखेंगे अभी ये हमारी माउथ कैविटी नहीं, नसल कैविटी है। और यहाँ से हमारा जाएगा, यहाँ पे हमारा लगा हुआ ये थायराइड कार्टिलेज है जिससे हमारी टंग से जुड़ी होती है। थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड से नहीं, वो हाइड्रोइड से जुड़ी होती है। ये थायराइड कार्टिलेज है और साइटोइड कार्टिलेज है। ये लैरिंक्स से लगा हुआ है हमारा, ये पूरा जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है। ये एपिग्लोटिक यहाँ पे काम कर रहा है, जो हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को अलग अलग करता है। हाइड्रोइड वोंड ये है जिससे हमारी टंग जुड़ी हुई होती है। फेरिंग्स है, ये पार्ट है, यहाँ भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, और ये हमारे यहाँ से डाइजेस्ट सिस्टम, यहाँ से श्वसन तंत्र दोनों का पार्ट होता है। ये हमारा राइट कैल्वियस साइड है। और ये हमारा ट्रैकिया है, इसके ऊपर जैसे ये हड्डियां बनी होती कार्टिलेज, ये इसके फर्स्ट जो ब्रोंकिलस में टूटेगा और ब्रोंकी, और दूसरा ब्रोंकिलस में यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे ये एल्वेओली लगी होंगी जो कि अंगूर के जैसी होती हैं। और ये है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम जो है ऊपर और नीचे के पार्ट को अलग करता है, और यही जो है जो हमारे श्वसन की जो रेट है उसको नियंत्रित करता है। और यहाँ पे हार्ट स्पेस है, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है। ये लेफ्ट का जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है हमारा लंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट जो है वो बना हुआ होता है। तो ये हमने देखा। तो लंग्स को पढ़ना प्लम्बोलॉजी, ये इसका नेचर का पिंक, और ये स्पंज आकार के होता है। इसका जो वेट है 1.3 से 1.5 kg होता है। और ये लंग्स का, और इसकी बेसिक यूनिट जो है वो एल्वेओली होती है, जिससे हम कुपिका बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन यानी विसरण के प्रोसेस पर काम करती है। अंगूर जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक श्वसन पिगमेंट होता है, जबकि जो ग्लूकोज है वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। और हीमोसाइनिन जो होता है, जबकि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो हमारे फाइलम है उनके लिए जो श्वसन पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन होता है।
मानव जो हमारा एक अडल्ट मानव है 12 से 16 बार जो है 1 मिनट में सांस लेता है, जो डायफ्राम इसको कंट्रोल करता है। और बच्चे 20 से प्लस में जो है अपना श्वसन करती हैं, और श्वसन आयतन जो 500 ml होता है। देखते हैं श्वसन फ्यूल जो हमारा ग्लूकोज होता है एटीपी के रूप में हम इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और श्वसन मापते हैं हम स्पायरोमीटर से। और मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड डायफ्राम जो है ये श्वसन दर को नियंत्रित करता है। और ये जो डायफ्राम है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो दोनों लंग्स के नीचे होता है बीनीथ। ये जो है श्वसन रेट को क्या है कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा भी इसको कंट्रोल करता है। ये बीनीथ बोथ लंग्स पर होता है, बीनीथ बोथ लंग्स यानी दोनों लंग्स के नीचे होता है।